जब तक नेहरू का काल रहता है 1964 तक, तब तक सावरकर के बारे में कुछ भी ऐसे अच्छा बोल पाना आसान नहीं था। पार्लियामेंट में भी ऐसे नेगेटिव ही बातें हो रही थी, 2 नेशन थ्योरी और ये सब चीजें लाई जा रही थी। और खास करके एक और बहुत बड़ा फैक्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए में एक जगह लिखा है अपने, बेसिकली स्पीचेस में था, मैंने आर्काइव्स में देखा है, उन्होंने कहा इस बार जो आर्मी में सोल्जर्स की भर्ती हुई है वो सबसे नेशनलिस्ट आर्मी एवर है। तो इसमें भर्ती किसने कराई? ज्यादा सावरकर ने कराई। जो इंदिरा का स्टांस था वो मस्कुलैरिटी की वजह से नहीं था। वो मेरे को लगता है कि इस वजह से था कि भीड़ ज्यादा आ गई थी। जब गांधी को होश आता है कि ये हुआ क्या हम लोग के साथ, 4-5 महीने हो चुके हैं सब कुछ, तो लेटर लिखते हैं, माउंट बैटन है किसी को तो लिखते हैं, तो उसमें कहते हैं कि आपको एक बार बताना तो चाहिए था, हमसे एक बार पूछ लेते हम कुछ बोले थे। और गांधी ने कुछ बोला भी नहीं हुआ था पिछले कुछ दिनों में। वो एकदम शांत रहते हैं इस मुद्दे पे, जैसे देश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हमको बकरियां चरानी चाहिए और हमको अच्छा खाते पीते रहना चाहिए, बकरियों का दूध पीना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, अगर मुसलमान उनका रेप करने आए तो जीभ अपने दांतों के तले दबा के मर जाना चाहिए। फिर गांधी जी को बताया जाता है कि ऐसे तो कोई नहीं मरता, ऐसे कोई नहीं मरता। कहते अच्छा साइंस थोड़ी सी गलत हो गई, तो जहर खा लेना चाहिए। तो ये गांधी जी थे भाई। तो जिन्ना तो मोहम्मद बिन कासिम से ट्रेस कर रहे हैं। पाकिस्तान आज भी यही मानता है, मोहम्मद बिन कासिम से ही अपना इतिहास वो मानता है। यार पाकिस्तान के इतिहास की तो क्या ही बात करें, मतलब उनकी हिस्ट्री बुक एक बार आप पढ़ के देख लो तो मतलब उससे बढ़िया जोक्स नहीं मिलेंगे आपको कहीं पे। तो अब जैसे 85 में 2 नेशन थ्योरी निकली, सावरकर 2 साल के थे, तभी से देश का माहौल खराब कर दिया था उन्होंने। सावरकर के पैदा होते ही देश खराब हो गया। हाँ, माहौल तभी से खराब होने लगा था। तो जितना बैक ट्रैक करेंगे आप, हो सकता है सावरकर खानदान तक भी आपको जाना पड़े फिर। लेकिन गांधी तो बहुत कट्टर हिंदू थे। ऐसा तो उन्होंने हिंदू को फील करवाया कि मैं तो आपकी बातें रख रहा हूँ। ऐसा फील करवाते थे वो। फिर फील करवाने में बहुत एक्सपर्ट थे ऐसा। फील तो बहुत करवाते थे गांधी जी। ब्रह्मचर्य के प्रयोग भी फील में कर लेते थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एकेटीके वाले लोग जो है ना, वो भी सावरकर जैसे हैं, उनको लोग समझ नहीं पा रहे। 100 साल बाद आपको समझने की कोशिश होगी। हमें भी समझा जाएगा 100 साल। 8 किताबें लिखी जाएंगी, तब क्लैरिटी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एकेडीके का पॉडकास्ट चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं मतलब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषय के ऊपर, एक बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी के साथ, जिनका नाम है अप्रतिम। और ये भाई साहब जो हैं, ये अपनी एक बुक लिख रहे हैं जो कि सावरकर के ऊपर होगी, और सावरकर को समाज में किस तरीके से देखा जाता है। राहुल गांधी का अलग टेक है, मोदी जी का अलग टेक है, वाजपेयी जी का अलग टेक है, सबके अपने अपने टेक हैं। सावरकर इतना गोलमोल सा कैरेक्टर बन चुका है आज के परिवेश में अगर देखें तो भाई साहब राहुल गांधी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैं भूल जाता हूँ आपका स्वागत करना, दोस्ती वाली वाइब आ जाती है तो दोस्तों की स्वागत नहीं करते हम, दोस्तों को गालियाँ दे देते, कम वक्तों को क्या करें। मेरे तो आधे दोस्त वैसे ही लिब्रांडो है, क्या करूँ मैं। चलिए अच्छा है फिर। हाँ, तो भाई साहब ऐसा है कि राहुल गांधी को अभी कोर्ट में लेके जाया गया। कोर्ट में गए भाई साहब, कोर्ट में उनसे कहा गया कि भाई बताओ सावरकर के ऊपर क्या टेक है तुम्हारा। तो उन्होंने अपना टेक बताया सावरकर के ऊपर, फिर कोर्ट ने उनके ऊपर झाड़ लगाई। तो ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, यहाँ से शुरू करते, क्या कंट्रोवर्सी थी, क्या कोर्ट ने कहा, एक्चुअली क्या है, रियलिटी क्या है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा हिस्टोरिकली पीछे ले जाना चाहूँगा इस बात को। तो 1948 में जो सावरकर को गांधी असैसिनेशन केस में इन्वॉल्व किया गया, ठीक है, और जो भी गोडसे वगैरह केस बन रहा था, उसको पूरी कोशिश करी जा रही थी सावरकर पे एक्सटेंड करने के लिए। तो इनको उसके लिए एक इन्फॉर्मेंट भी मिल गया, जिसको इन्होंने बंगले और ये सब की जो है लालच दी, तो फिर वो रेडी हो जाता है। फिर बाद में वो लेटर ऑन बैक ट्रैक कर जाता है। एक किताब में मनोहर मालगोंकर की एक किताब रहती है, द मैन हू किल्ड गांधी, तो उसमें वो कहता है कि मुझे तो बुलवाया गया था। तो बहुत बढ़िया। हाँ, अब ये नहीं बताता कि किसने बुलवाया था। नहीं, नेहरू गवर्नमेंट नहीं, वो एक्सप्लिसिटली बोलता है कि नेहरू ने बुलवाया था। नहीं, गवर्नमेंट हम अज्यूम कर रहे हैं कि नेहरू ने बुलवाया था। गवर्नमेंट, हाँ, नेहरू गवर्नमेंट ने बुलवाया। हाँ, अरे ऐसे ही जैसे
LB बोपटकर जो सावरकर के वकील रहते हैं उस केस में, तो उनको अंबेडकर बुलाते हैं रोड पे कि मुझे आपसे बात करनी है, और जब वो कार में बैठते हैं तो बताते हैं कि आपके क्लाइंट के अगेंस्ट कोई केस नहीं बनता है, कोई भी एविडेंस नहीं है, पर ये सरकार चाह रही है कि उनको जो अंदर किया जाए, तो चिंता मत करिए, वो बरी हो जाएंगे बाइज्जत। तो कहते हैं कि नेहरू, पर क्यों? तो वही है, गवर्नमेंट कौन? तो उसके बाद 1952 के इलेक्शंस आते हैं, नेहरू सावरकर का जो ये एंगल है, जबकि कुछ निकलता नहीं, ना ही वो आगे हायर कोर्ट्स में अपील करते हैं इसके बारे में, पर वो पूरा मतलब ऐसा कह लीजिए वायलेंट सा क्राउड हर जगह आ जाता है जब भी हिंदू महासभा अपनी कैंपेनिंग कर रही होती है, और बुरी तरह से वो इलेक्शन हिंदू महासभा हार जाती है। और थ्रू आउट जब तक नेहरू का काल रहता है 1964 तक, तब तक सावरकर के बारे में कुछ भी ऐसे अच्छा बोल पाना आसान नहीं था। पार्लियामेंट में भी ऐसे नेगेटिव ही बातें हो रही थी, 2 नेशन थ्योरी और ये सब चीज़ें लाई जा रही थी वहाँ पे। तो दिखता है हमको खास करके कि सावरकर एक बहुत बड़े थ्रेट होते जा रहे थे, क्योंकि हिंदू महासभा का राइज हो रहा था उस टाइम पे, और एक तरह से वो अट्रैक्टिव आइडियोलॉजी इसलिए भी हो गई क्योंकि पाकिस्तान बन गया, पार्टीशन हो गया, तो सावरकर का जो एक फियर था वो ट्रू हो गया वहां पे। तो हिंदू महासभा की बातें सारी सच लगने लगी, तो इन रेट्रोस्पेक्ट वो ज़्यादा दमदार पार्टी दिखती थी। और सावरकर के इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ रहे थे उस टाइम पे कि बोस के साथ उन्होंने कुछ तो कोलैबोरेट किया है, तो बहुत क्लियर तो नहीं था, पर ये हो रहा था कि सावरकर की एक इज्जत मन में आ गई थी लोगों के। तो 47-48 में काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे थे सावरकर। नहीं, अभी आपने बोस का नाम लिया, आप इस बात को कंटिन्यू करना, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन उठाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है, जो मतलब सावरकर के विरोध में बोलता है, वो पक्ष जनरली इस क्वेश्चन को उठाता है कि बोस सावरकर के विरोध में थे। मिथ है। अच्छा, कैसे मिथ है? इसको प्रूव कैसे करोगे? हाँ, तो होता क्या है कि 37 में जब सावरकर रिलीज होते हैं, तो बोस जो है उनको हार्टिली वेलकम करते हैं उनकी रिलीज को, और कहते हैं कि इनको कांग्रेस में आना चाहिए, इससे कांग्रेस को काफ़ी संबल मिलेगा। और नेशनल स्ट्रगल में सावरकर का योगदान निश्चित रूप से काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा। फिर उसके बाद 38 में भी एक प्राइवेट लेटर लिखते हैं, जब वो LB भोपटकर वगैरह से बात करने जाते हैं कि सावरकर क्यों नहीं कांग्रेस में आ रहे हैं। तो सावरकर फिर अपने रीजंस देते हैं कि कांग्रेस जब तक अपनी अपीजमेंट की राजनीति नहीं छोड़ेगी, और ये जो मुस्लिम लीग वगैरह को जो है क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग से कम्पीट करने की कोशिश नहीं छोड़ेगी, तब तक मैं नहीं आ पाऊंगा ऐसी किसी पार्टी में। तो वहाँ तक तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी कोलैबोरेशन है। उसके बाद बोस 1938 में एक बार कहा जाता है कि मिले भी सावरकर से। उसके बाद 1940 में एक हिस्टोरिक मीट होती है जून में, जिससे निकलने के बाद बोस कहते हैं कि सावरकर को इंटरनेशनल अफेयर्स का कुछ आइडिया नहीं है, वो अपना पुरानी ही बातें कर रहे हैं। और फिर जब वो आज़ाद हिंद फौज से जब वो बोलते हैं, तो कहते हैं कि गांधी, सावरकर और जिन्ना एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, कम्युनल राजनीति की बात कर रहे हैं। तो ये हमको दिखता है कि बोस कुछ हद तक इनिमिकल दिखते हैं हमको सावरकर के। पर ये कौन सी ईयर में है? 1942 में। 42 में। हाँ। उसका रीजन होगा, चलो उसके बारे में बात करते हैं अभी। हाँ, इसको कंटिन्यू करो। पर अब हम देखते हैं साथ साथ कि कुछ और डिटेल्स हैं जो आर्काइवल डिटेल्स हैं। वो ये है कि 1940 में जब हाउस अरेस्ट में बोस जाते हैं, तो उसके बाद जब वो निकलते, तो सबसे पहली जानकारी 1941 में चलती है शरद चंद्र बोस को और हिंदू महासभा के कुछ लीडर्स को। और उसके बाद सावरकर फॉरवर्ड ब्लॉक को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि बोस जहाँ पे भी हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि वो ज़रूर देश हित में ही कार्य करेंगे। तो सावरकर को सबसे पहले जानकारी मिलती है इसकी। और बोस की INA में सावरकर ने सैकड़ों सैनिक भेजे हैं। ये मैं नहीं कह रहा। 97 में लोकसभा की एक डिबेट होती है, उसमें दादा बाबूराव परांजपे जबलपुर के MP रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं INA का खुद वो सैनिक था जिसने सावरकर के कहने पे एंट्री ली ब्रिटिश आर्मी में। और सावरकर का यही गोल था कि आप एक बार भर्ती ले लो और आर्म्स यूज़ करना सीख लो, उसके बाद जैसे ही मौका पड़ेगा डिफेक्ट कर जाना। तो ये लोग को 1944 में बर्मा भेजा जाता है, तो वहाँ पे ये लोग अंग्रेज़ों को मार करके डिफेक्ट कर जाते हैं INA में। और ऐसे ही नेशनल आर्काइव्स में एक और सोल्जर का मिलता है कि हम लोग सावरकर के कहने पे आए थे आर्मी में, INA में आए थे हम। तो और साथ साथ रास बिहारी बोस की इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि रास बिहारी बोस
सावरकर से रेगुलर कांटेक्ट में थे और वो सावरकर को अपना क्लियरली प्लान बता रहे थे कि आप जापान का सपोर्ट करिए, वहाँ से आपको आर्मी से हेल्प मिलेगी। तो और राज बिहारी बोस लेटर ऑन सुभाष चंद्र बोस को अपना बेटन दे देते हैं कि भाई आप आईएनए को आगे चलाओ। तो उस समय भी इन लोगों में जो वार्ता हो रही थी उससे समझ में आता है कि राज बिहारी बोस और सावरकर का बहुत ज़्यादा योगदान है ये आईएनए की स्थापना में भी। तो एग्जैक्टली सावरकर और सुभाष बोस का कितना लिंक है उस पर तो अभी मेरी रिसर्च चल रही है, पर सावरकर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है आईएनए के सक्सेस में, या जो आईएनए को हम कहते हैं कि वो फ्रीडम का एक डायरेक्ट मतलब कॉज है हमारे इंडियन फ्रीडम का। तो इसमें मतलब जो मेरा इस पे एनालिसिस था, आपका मत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि आपने इस पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली रिसर्च की है। बट जो मेरा जितना मैंने पढ़ा उसके अनुसार जो मत था इसके ऊपर वो ये था कि 1937 से 1942 तक सावरकर और बोस कॉर्डियली काम करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, साथ काम ना भी कर रहे हो तो परस्पर काम कर रहे हैं एटलीस्ट। तो जो थॉट उनका है, सेम थॉट सा उनका भी चल रहा है, तो ऐसे चल रहा है। लेकिन 42 में क्या होता है, 42 में जब वो कहते हैं कि भाई इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लो, जब वो लोगों को कहते हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लो, वहाँ से शस्त्र विद्या सीखो और उसके बाद पलट जाना, तो सावरकर को तो बोस को लगता है कि नहीं, इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन करते हो, आईएनए में आओ और आईएनए ज्वाइन करो। इस तरीके से फिर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट उभर के आता है। क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है? जी नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि एक बंगाल वॉलंटियर्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, वो पूरा फॉरवर्ड ब्लॉक में डिसॉल्व कर जाती है जब फॉरवर्ड ब्लॉक बनती है, और वो एक रेवोल्यूशनरी संगठन होता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक नेचुरली एक एक्सट्रीमिस्ट पैशन से ही डेवलप हुआ था, क्योंकि गांधी ने ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से हटा दिया था। बेसिकली बोस को हटाने का वही सिंबोलिज्म था। तो अब वो रहता है भूपेंद्र किशोर रक्षित रॉय, ये अपनी किताब में लिखते हैं कि जब बोस निकल रहे होते हैं जर्मनी के लिए अफगानिस्तान के रास्ते से, तो उसके पहले ये सावरकर से एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी समझते हैं। तो बोस ने सावरकर से एडवाइस ली है कि पूरा प्लान अपना उनको समझाया है, तो और सावरकर ने अग्री किया उससे। तो उनका ये भी मत था कि जो 1908 या 1906 में जो सावरकर को आप जानते थे, एक वॉरियर लाइक स्पिरिट, वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करी थी 1940 में। तो वही रेवोल्यूशनरी आपको 1940 में दिखेगा, और सावरकर का वही माइंडसेट था उस टाइम पे भी। तो जो एक इम्पल्स था सावरकर की राजनीति का और बोस की राजनीति का, वो हमको काफ़ी हद तक सिमिलर मिलता है, एक सिमिलर गोल उसमें हमको दिखता है। और खास करके एक और बहुत बड़ा फैक्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए में एक जगह लिखा है अपने, बेसिकली स्पीचेस में था, मैंने आर्काइव्स में देखा है, उन्होंने कहा इस बार जो आर्मी में सोल्जर्स की भर्ती हुई है वो सबसे नेशनलिस्ट आर्मी एवर है। तो इसमें भर्ती किसने कराई ज़्यादा? सावरकर ने कराई। और ये सारे लोगों से हमको प्रेरणा मिलती है कि कल को ये हमारी हेल्प करेंगे, ये बोस ने कहा है। नहीं, एक्चुअली हुआ भी ऐसा ही ना कि इवेंचुअली इंडियन आर्मी ने, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स की बात सुनना बंद कर दिया और फिर ब्रिटिशर्स की फटने लगी वहां से। हाँ, तो एक्चुअली हुआ भी यही था। एग्जैक्टली। उसके ऊपर हम ज्यादा नहीं जाते हैं, वापस से हम अपने प्राइमरी क्वेश्चन पे आते हैं कि राहुल गांधी को कोर्ट में ले जाया गया और कोर्ट में उनसे कहा गया कि भाई क्या बोल रहे हो आप ये सब चीज। तो उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। ये बीच में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं लेता जाऊंगा। ओके। तो अब जब नेहरू ईरा खत्म होता है तो लाल बहादुर शास्त्री सावरकर को पेंशन देते हैं, फिर उनके लिए कॉमेमोरेटिव स्टैम्प भी रिलीज होता है उस टाइम पे। हाँ, इंदिरा के टाइम पे 1980 में, फिर नरसिम्हा राव की सरकार में रिलीज होता है। तो यानी मैं देख पा रहा हूँ कि जो नेहरू ओरिएंटेड जो गवर्नमेंट थी, जो जब भी कांग्रेस की बनी, मोस्टली मतलब जो नेहरूवियन आइडियोलॉजी चलती थी, उसने उतना अग्री नहीं किया है सावरकर की पोजीशन पे। पर जो भी थोड़ा ऐसे मस्कुलर टाइप के नेता आए, जब भी लीडर जैसे इंदिरा गांधी हो गई, नरसिम्हा राव हो गए सब, तो इन्होंने सावरकर को फुल अप्रिसिएशन दी है। बट नहीं, इंदिरा गांधी का तो अप्रिशिएट करने का रीजन दूसरा था, क्योंकि जब सावरकर जी की जो मृत्यु हुई वो इंदिरा के टाइम पे हुई, जब इंदिरा प्राइम मिनिस्टर थी। अब उस टाइम पे पूरा महाराष्ट्र, मतलब सावरकर जी गए हैं,
उस टाइम पे पूरा महाराष्ट्र उमड़ पड़ा, भीड़ जैसे होती है वो भीड़ थी। इतनी भीड़ को देख के आपको कुछ ना, मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप इतनी भीड़ देख रहे हो और फिर उस आइकॉन को आप नकार दे रहे हो कि नहीं हम इस पे बिलीव नहीं करते, या इसने कुछ नहीं किया, या ऐसा कुछ नहीं है। तो वो झक मार के इंदिरा को स्टैम्प वगैरह लॉन्च करनी पड़ी। मेरे को ये ज़्यादा लगता है क्योंकि जो इंदिरा का स्टांस था वो मस्कुलैरिटी की वजह से नहीं था। वो मेरे को लगता है कि इस वजह से था कि भीड़ ज़्यादा आ गई थी। ये ठीक है, हो सकता है, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। तो अब उसके बाद जब 90s में देखते हैं मर्सी पिटीशंस वगैरह सावरकर की पब्लिक हो जाती हैं और कई राइटर्स जो है प्रोपेगेंडा मटेरियल लिखना चालू कर देते हैं। दे मेक अ थ्योरी की सावरकर कोलैबोरेटिव बातें कर रहे थे जेल से निकलने के बाद, अपने डिटेंशंस निकलने के बाद जब राजनीति में आते हैं, आर्मी में एनलिस्टिंग कर रहे थे, तो उसका उन्होंने पूरा एकदम स्टोरी तोड़ मरोड़ के ऐसा पेश किया कि सावरकर को एक तरह से चाटुकार की तरह तैयार किया जा रहा था उसके बाद पूरे टाइम। तो पूरी ट्रेनिंग चल रही थी उनकी जब तक वो और फिर उनको छोड़ा गया। तो उसके बाद से इनको एक मिल गया, एक फ्यूल मिल गया, है ना, जिसपे फायर लगा के हमेशा गैसलाइट कर सकते थे बीजेपी को। तो मणिशंकर अय्यर ने फिर इसके बाद बवाल खड़ा किया जब सावरकर का प्लेग जो है सेल्युलर जेल में लगाया गया, तो उस पर जो सावरकर की सेइंग्स थी वो सब हटवा दी उन्होंने। तो तब से कांग्रेस ने एक रेडिकल टर्न ले लिया सावरकर के अगेंस्ट, और हम पाएंगे कि फिर वही सारे जो बुक्स यूज हुई हैं प्रोपेगेंडा एस्टैब्लिश करने के लिए, शमसुल इस्लाम की है और एजी नूरानी की है, फिर अभी रिसेंटली अशोक कुमार पांडे ने लिखी है एक किताब, फिर अरुण शौरी की एकदम लेटेस्ट एडिशन है। आ गई बता यार, मतलब क्या ही। चलो अरुण शौरी के ऊपर ढंग से आएंगे, छोड़ा नहीं जाएगा भाई साहब बिल्कुल। आपको तो पहले भी नहीं छोड़ते थे, अब तो खैर क्या ही मतलब पहले आपको पढ़ने के लिए नहीं छोड़ते थे, अब आपको पेलने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी चलिए। तो अब राहुल गांधी की एक वीडियो आती है कुछ साल पहले जिसमें वो कहते हैं कि सावरकर ने लिखा है आई बेग टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, यानी मैं आपका नौकर बनना चाहता हूं, मैं आपका नौकर बनना चाहता हूं। तो मुझे याद आता है गांधी ने लॉर्ड कैम्सफोर्ड को शायद एक खत लिखा था जिसमें 1918 में, उसमें वो कहते हैं आई लव द इंग्लिश एंड आई वॉन्ट टू इवोक द लॉयल्टी फॉर द इंग्लिश मैन इन माई नेशन, योर्स मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट एम.के. गांधी। गांधी अगर राहुल गांधी की वोकैबुलरी से जाया जाए तो गांधी बोल रहे हैं मैं आपका नौकर बनना चाहता हूँ 1918 में, जब गांधी आ चुके हैं भारत। 1911 में गांधी भारत आ गए थे। हाँ जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि गांधी ने तो ये जो मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट है इसको अलग अलग तरह से, योर्स एक्सीलेंसीज मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, आई बेग टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, और ऐसे कई सारे उन्होंने, और क्या कहते हैं, लॉन्ग लिव द क्राउन, लॉन्ग लिव द ब्रिटिश, ऐसी चीजें उन्होंने लिख रखी हैं, सैकड़ों बार लिख रखी हैं। तो वो क्या मतलब उसको कैसे देखा जाए फिर, ब्रिटिश लॉयल्टी के नजरिए से देखा जाए कि गांधी चाटुकार थे या क्या थे। और मैं तो कहता हूँ जॉर्ज ऑरवेल ने एक बार ये बात कही थी कि जो लोगों को लगता है कि गांधी बहुत बड़ा थ्रेट है ब्रिटिश के लिए, एक बहुत बड़ा ये मिथ है। हम लोग अंदर अंदर बात करते हैं और हंसते हैं कि गांधी से यूजफुल तो हमारे लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई भी मूवमेंट जिससे हमको थ्रेट हो सकता है उसको गांधी होने ही नहीं देते हैं। तो जो सोल फोर्स है गांधी की, वो हमको बॉम्ब फोर्स से बचा ले रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे मेरे को ये बताओ, देखो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, 1931 से हमें स्वतंत्रता मिली 1947 में। 1931 के बाद से गांधी ने कोई आंदोलन किया हो नहीं, एक आंदोलन जिसका नाम हो, एक आंदोलन 1942 में किया भाई साहब ने जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन में अगर आप गांधी के पार्ट को देखो, जब तक गांधी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था तब तक वो 2 या 3 महीने था, उसके बाद वो फिजल आउट हो गया था। 3 महीने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन फिजल आउट हो गया था। और उसके बाद जो आंदोलन है वो ऐसा छुटपुट तरीके से चल रहा था जिसमें गांधी इन्वॉल्व नहीं था। गांधी ने कहा था तुमने वायलेंस कर दिया, अब मैं इस आंदोलन को नहीं कर रहा हूँ। पैरेलली ये भी एक चीज आती है कि सिविल डिसोबीडियंस की बात कर रहे हैं क्या, 1930 वाला? नहीं, इसी में ही भारत छोड़ो आंदोलन 42 वाले में ही। 42 में तो जब सत्याग्रह होती है, 9 अगस्त को डिसाइड होता है सत्याग्रह करनी, उसी सुबह ही तो सबको जेल में डाल देते हैं गांधी। गांधी तो अब इसके बाद ना क्या होता है,
आई थिंक जो उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर होता चर्चिल था, कौन था? चर्चिल ही था ना। हाँ, तो चर्चिल रूजवेल्ट को एक लेटर भी लिखता है इस टाइम पे। रूजवेल्ट उस टाइम पे यूएस का प्रेसिडेंट होता है, तो उसको लेटर भी लिखता है जिसमें वो बताता है कि हमने जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसको क्रश कर दिया है। तो इस तरीके का लेटर की बात आती है जिसको दबा दिया जाता है, जिस बात को बहुत दबा दिया जाता है। आज आप ढूंढोगे ना तो रेयरली मिलेगा, आर्काइव्स में जाके ढूंढना पड़ेगा तब जाके वो मिलेगा कुछ। मैं आपको कुछ मजेदार बताता हूँ। हाँ। 1943 में जब गांधी को होश आता है कि ये हुआ क्या हम लोग के साथ, 4-5 महीने हो चुके हैं सब कुछ, तो लेटर लिखते हैं माउंट बैटन है किसी को तो लिखते हैं, तो उसमें कहते हैं कि आपको एक बार बताना तो चाहिए था, हमसे एक बार पूछ लेते हम कुछ बोले थे। लिटरली ऐसी ही कॉन्वर्सेशन है वो पूरी, कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे, हमारी गलती क्या थी हमको बताइए एक बार, अगर आप मुझे गलती पहले ही बता देते तो मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता। आपने हमें जेल में क्यों डाल दिया, हमें आंदोलन करने देते। तो जब ये आंदोलन 1942 में फिजल आउट हो गया, दो महीने के अंदर खत्म हो गया। 1931 से 1947 तक भाई ने केवल 2 महीने आंदोलन किया। 1942 में 2 महीने के आंदोलन से डर के 1947 में अंग्रेज कैसे चले गए मुझे आज तक समझ में नहीं आया। फिर हमें बताते हैं कि दे दिया हमें आज़ादी खड़क बिना ढाल, कैसे, हाउ, ये एक्सप्लेन करो मैं प्लीज। हाँ, मैं फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 42 में गांधी जब क्विट इंडिया मूवमेंट की ऐसे प्लानिंग कर रहे होते तो वो बोलते हैं कि यही रीजन ही है कि हमने कोई मूवमेंट नहीं किया इतने साल से, कि जन आक्रोश बहुत बढ़ गया है और फॉरवर्ड ब्लॉक और ये सब चीजें आ गई और लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं कि हम कुछ स्टेप लें। तो एक डेस्परेशन मूव की तरह उन्होंने दिखाया, और नेहरू वगैरह अग्री नहीं कर रहे थे। राजा गोपालाचारी तो बिल्कुल अगेंस्ट थे और उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। राजा गोपालाचारी समधी थे गांधी के। तो उसके बाद जब नेहरू जेल में जाते हैं तो पूरे टाइम यही बहस कर रहे होते हैं, अरे यार क्यों मान ली हमने बात उनकी, नहीं मानना चाहिए था, हम तो पहले से मना कर रहे थे, ये क्या कर दिया। क्या कर दिया? भारत छोड़ो आंदोलन की? हाँ, अच्छा, क्योंकि आंदोलन नहीं करना था, नेहरू ये कह रहे थे। हाँ, अच्छा, पूरा अपोज थे, फंडामेंटली अपोज थे वो, कि नहीं करना चाहिए इस समय। तो सावरकर पहले ही वार्न कर रहे थे कि ये समय सही नहीं है इस चीज को करने का। और उसके बाद जब गांधी जेल से निकलते हैं तो जैसे अब आप कहते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट से ही फ्रीडम आया है, तो यानी अब सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है, अब बस फ्रीडम की देरी है। लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं, गांधी तो 2 साल जेल में थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी भी उन पे स्ट्रांग होल्ड जमाई हुई है अपना। तो ये तो थ्योरी वहीं डिफीट हो जाती है पहले तो। फिर जब 44 में वो जेल से राजा गोपालाचारी का एक फॉर्मूला रहता है जिसमें वो पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं। तो उसको गांधी अप्रूव कर देते हैं। पर गांधी तो ये कहते थे पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा। हाँ, लेकिन मौके पे नहीं कहते थे। तो मतलब अधमरी लाश होगी। क्या चाहते क्या थे गांधी जी? वो मतलब लाश पे तो किन्हीं और लोगों के बन गया, मतलब भारतीयों की लाश पे बना हो अल्टीमेटली। तो प्रखर जी की इस पे बहुत बेहतरीन पुस्तक है, मैं तो कहता हूँ सबको पढ़नी चाहिए। हे राम होगी। हाँ, वो तो बहुत अच्छे से उन्होंने डॉक्यूमेंट करा है कि केवल 3 अवसर पे गांधी ने ये बात को जो है अपनी ये जो थ्योरी है पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, इसको इन्होंने नकार दिया और वहाँ पे जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इच्छा थी उस पे वो राजी हो गए। तो जैसे 47 में अप्रैल में एक बार मीटिंग होती है माउंट बैटन और गांधी की। तो गांधी कहते हैं कि मैं तो तैयार हूं कि ये देश पूरा मुस्लिम राज के अंडर आ जाए, जिन्ना को जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और एक भी हिंदू मिनिस्टर ना रखा जाए, और कांग्रेस उनको बाहर से सपोर्ट करेगी, ये मेरी गारंटी है। फिर जब जून 3 को शायद अनाउंस होना होता है कि इस कंट्री का विभाजन होगा और इंडिपेंडेंस का भी अनाउंसमेंट साथ साथ, तो उस दिन के एक दिन पहले गांधी से माउंट बैटन मिलना चाह रहे थे और वो सोमवार का दिन था। सोमवार को गांधी का मौन व्रत रहता है। तो माउंट बैटन डरे रहते हैं कि आप हमारे अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो नहीं, और गांधी ने कुछ बोला भी नहीं हुआ था पिछले कुछ दिनों में। वो एकदम शांत रहते हैं इस मुद्दे पे, जैसे देश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हमको बकरियां चरानी चाहिए और हमको अच्छा खाते पीते रहना चाहिए, बकरियों का दूध पीना चाहिए और जनरल बोगी में ट्रैवल करना चाहिए, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो। बस हाँ, जनरल बोगी में कोई और नहीं बैठा होना चाहिए, हम पूरी की पूरी जनरल बोगी अपने लिए रिजर्व करके चलेंगे।
नहीं मैंने ये गांधी जी एक्सपोज हो गए क्या? ओह सॉरी। हाँ जी। हाँ, तो सरोजनी नायडू इसीलिए तो कहती हैं कि गांधी की जो पॉवर्टी है वो हम पे बहुत महंगी पड़ रही है। तो उस दिन गांधी कहते हैं, मौन व्रत में रहते हैं, चिट में लिख के देते हैं। वो चिट फिर माउंटबेटन ने ब्रिटिश लाइब्रेरी में सौंप दी कि बहुत जरूरी चिट है, इसको रखे रहना। गांधी जी की चिट है भैया, गांधी जी चिट पे चींटा बना दे तो वो मतलब करोड़ों का बिकता है। अखबार में छपेगा वो अगले दिन। क्या बात है। तो उस पे लिखा होता है, हैव आई एवर सेड एनीथिंग अगेंस्ट यू। तो मतलब जो करना है करो, हम कहाँ रोक रहे हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट हो जाती है अगले दिन। फिर 14 जून को AICC की मीटिंग होती है। उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी से प्रस्ताव पारित हो जाता है कि हाँ पार्टीशन होगा। तो अब AICC को उस पर जो है बात करनी थी, और गांधी मेंबर तो थे नहीं कांग्रेस के, लेकिन फिर भी आए थे, बैठे थे जैसे हमेशा बैठ जाते थे मीटिंग्स में। तो हाँ, या ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ जी। हाँ। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान बनाने के समर्थन में बात किए वहाँ पे, और ये बात जनता को पता होनी चाहिए कि कौन कौन लोग थे, वो उनका नाम अच्छे से याद रहना चाहिए सबको, क्योंकि सावरकर नहीं थे उनमें से। सावरकर उस टाइम भी कह रहे थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए और इसको किसी भी तरह से करके इसको निपिंदा बट करना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, जबकि आचार्य कृपलानी इसके बहुत ज़्यादा समर्थन में नहीं थे क्योंकि सिंध को काफ़ी नुकसान पहुंचता इससे। फिर कुछ लोग इसके ऑपोजिशन में आ गए। उनको हिंदूवादी नेता गांधी ने फिर कहा। वो कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, सहजानंद सरस्वती और जगत नारायण लाल शायद। तो ये एक्चुअली थे भी, मतलब कांग्रेस के साथ क्या था ना, जो कांग्रेस के साथ अच्छी बात थी, जो एक दो अच्छी बातों में से एक बात ये थी कि कांग्रेस में बैलेंस था। कांग्रेस में कुछ मुस्लिमवादी नेता भी थे, कांग्रेस में कुछ हिंदूवादी नेता भी थे, कांग्रेस में कुछ सेक्युलर नेता भी थे जी। तो वहां पे एक समन्वय था, हर एक भाषा शैली हर एक तरीके की आती थी। फिर इन्होंने, गांधी जी ने पहली बार ये हुआ कि नहीं नहीं तुम तो एक्सट्रीम हो, तुम तो हिंदूवादी हो गए हो, तुम तो ये हो गए हो। तो वहां से वो कांग्रेस लेफ्ट की तरफ मुड़नी शुरू हुई और आज कंप्लीटली लेफ्ट बन चुकी है जी। हाँ। तो गांधी ने कहा कि जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कोई प्रस्ताव पारित किया है, कुछ सोच के ही किया होगा। अब अगर आप कहते हो कि नहीं, दो देश नहीं बनने चाहिए, एक ही बनना चाहिए, और उस पे हिंदू, मतलब हिंदू का बेसिकली एक मूल अधिकार होना चाहिए उस पे, तो आप एक तरह से पाकिस्तान की बात करो, तब तो जरूर पाकिस्तान बनना चाहिए। तो बेसिकली सबको हड़का दिया उन्होंने कि क्या बात कर रहे हो, पाकिस्तान बनाओ। बट पाकिस्तान तो लाश पे बनना था ना। तो वो तो आप देख लेंगे ना 2 महीने बाद किसकी लाश पे बनने वाला है। 2 महीने बाद तो पता ही चलना था किसकी लाश पे बनना है वो। सही बात। फिर उसके बाद गांधी, जैसे हमेशा गांधी की जरूरत होती है जब शांति स्थापित करनी होती है, तो ऐसे ही वहां पे भी शांति स्थापित हो ही जाती, क्योंकि गांधी घूमते रहते इधर उधर। सही बात है, मतलब लड़ना नहीं चाहिए आपको। इधर से डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, गांधी जी कह रहे हैं कि ठीक है मार लो कोई बात नहीं, हमें दिल्ली कुछ नहीं बोल रहा था। जब कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे हो रहा था तो दिल्ली से गांधी जी ने क्या लिखा, एक पत्र भी लिखा, एक अक्षर भी बोला, या हरिजन में भी लिख देते, किसी में भी लिख देते, कुछ तो लिख देते। आप यंग इंडिया चला रहे थे, कुछ तो लिख देते, आपने एक अक्षर नहीं लिखा। फिर नोआखली में जब होने लगा, जब एक्सट्रीम ही हो गया, तब जाके गांधी जी हिले थोड़े से। और तब हिले रादर जब बिहार में हमने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया, या फिर जब ये गोपाल मुखोपाध्याय ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया कलकत्ता में, तब उनका अरे नहीं अब तो हमें बोलना पड़ेगा। ये कौन सा, भाई साहब क्या चाहते हो आप, ये समझ में नहीं आ रहा है हमें। वो जब हिंदू अग्रेशन बढ़ता था तब वो एक्टिवेट होते थे कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो 46 का ही तो उनका कोट है शायद ये कि इवन इफ ऑल मुस्लिम्स किल द हिंदूज देन आल्सो द इट विल बी इंडिया विल अशर इनटू अ न्यू मॉर्निंग, ऐसा कुछ करके। मतलब इसमें ये आगे ये भी लिखते हैं, गांधी जी ये भी बोलते हैं, गांधी जी को बताया जाता है कि भाई मुसलमान जो हैं वो महिलाओं का रेप कर रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि भाई देखो, महिलाओं को अपना रेप नहीं करवाना चाहिए, और उन्हें क्या करना चाहिए, अगर मुसलमान उनका रेप करने आए तो जीभ अपने दांतों के तले दबा के
मर जाना चाहिए। फिर गांधी जी को बताया जाता है कि ऐसे तो कोई नहीं मरता नहीं, ऐसे कोई नहीं मरता। कहते अच्छा साइंस थोड़ी सी गलत हो गई तो जहर खा लेना चाहिए। तो ये गांधी जी थे भाई। तो यहाँ से फिर अभी टू नेशंस थियरी की बात आप कर रहे थे। हाँ। पाकिस्तान कैसे बना, या उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट टू नेशंस थियरी की बात कर रहे थे। बट शशि थरूर एलिगेशन लगाता है सावरकर पे, टू नेशंस थियरी का जो कॉन्सेप्ट है वही सावरकर ने दिया है। और हम लोग कहते हैं कि जिन्ना का इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है पाकिस्तान बनाने में। तो मैं जिन्ना के ही शब्द यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो आज की डेट में पाकिस्तान का ऑफिशियल टेक भी है। उनकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे मिला ये कि जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया, उसी दिन हमारी ये एक अलग डिवाइन होमलैंड की परिकल्पना उसी दिन चालू हो गई थी। तो जिन्ना तो मोहम्मद बिन कासिम से ट्रेस कर रहे हैं। पाकिस्तान आज भी यही मानता है, मोहम्मद बिन कासिम से ही अपना इतिहास वो मानता है। यार पाकिस्तान के इतिहास की तो क्या ही बात करें, मतलब उनकी हिस्ट्री बुक एक बार आप पढ़ के देख लो तो मतलब उससे बढ़िया जोक्स नहीं मिलेंगे आपको कहीं पे। तो मैं तो कई बार मतलब कभी एंजाइटी बढ़ जाती है तो मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक उठा लेता हूँ। तो क्या जोक्स है भाई साहब। हाँ, तो पर वो मोहम्मद बिन कासिम तो चलो एक फिगरेटिव तरीके से इन्होंने यूज कर लिया, यहाँ से परिकल्पना शुरू हो गई थी। जो एक्चुअली टू नेशंस थियरी का कोट आता है वो 1988 में मेरठ अधिवेशन में, हाँ 85 में सैयद अहमद खान, सर का है का सैयद अहमद खान ने उसने दिया था। अब वो भी कब दिया था, जब उर्दू और हिंदी के बीच में आगरा में जब ये होने लगा था कि बहस नहीं भाई अब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, तो इनके उर्दू वादियों का ये हो गया हम हिंदी जैसी गलीच लैंग्वेज बोलेंगे, हम उर्दू बोलते हैं, हम इतने महान लोग हैं। तो वो इलीटिज्म जो था उर्दू वाला, वो उनको लगा कि भाई ये तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी, इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, ब्रिटिशर्स इनकी बात सुनेंगे तो हिंदी हम पे थोप दी जाएगी। तो वहाँ से वो फिर शुरू होता है हिसाब किताब के नहीं कोर आइडियोलॉजी हिंदुओं की, कोर आइडियोलॉजी मुसलमानों की, दोनों की अलग है, दो नेशन चाहिए। 85-88 में ऐसे ही हुआ था। मेरठ अधिवेशन में तो इन्होंने स्पीच ही दी थी, उससे पहले लिखना बोलना शुरू कर दिया था मेरे ख्याल से। हाँ, और इनफैक्ट जे साई दीपक की किताब में तो उससे भी पहले से ट्रेस करते हैं। अच्छा। दहलवी और ये सब लोग का जो थियोलॉजियंस थे जो तो अब हम देखते हैं कि जैसे मिथ क्या है। मिथ एक्चुअली ये है कि सावरकर के पहले सब कुछ रोजी रोजी था। हाँ, सब देश में शांति थी और सावरकर ने आके सारा बेड़ा गर्क कर दिया, पोलराइज कर दिया देश को। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि गांधी का आते ही इंडिया में सबसे पहला एजेंडा ही यही था कि मुझे पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्थापित करनी पड़ेगी। हाँ, तो किस बात के लिए स्थापित करनी वाली? हाँ, सावरकर तो जेल में थे। हाँ, सावरकर जेल में थे। सावरकर से माहौल खराब हो रहा था लेकिन देश का। अच्छा, कैसे? क्योंकि वो जेल में थे। कैसे? क्योंकि गांधी बाहर थे। जेल से कैसे मैनेज कर रहे थे सावरकर? सोचना पड़ता है ना, मतलब बैकडेट की बातें हैं ये सब। अब जैसे 85 में टू नेशन थ्योरी निकली, सावरकर 2 साल के थे। हाँ। तभी से देश का माहौल खराब कर दिया था उन्होंने। सावरकर के पैदा होते ही देश खराब हो गया। हाँ, माहौल तभी से खराब होने लगा था। तो जितना बैक ट्रैक करेंगे आप, हो सकता है सावरकर खानदान तक भी आपको जाना पड़े फिर। काफी मजेदार हो रहे हैं गांधी जी। हाँ जी। तो अरे कुछ लोग तो ब्राह्मण्स पे दावा ठोक देते हैं कि इनके नाते हुआ है ना, चितपावन और ये सब पूरा। हाँ, तो 15,000 मतलब अहिंसा के पुजारी की मृत्यु के ऊपर आपने 15,000 ब्राह्मण मार दिए, चितपावन ब्राह्मण। हाँ, कितनी अहिंसा थी भाई साहब। तो ऐसी कैसी अहिंसा थी कि 15,000 लोग का जेनोसाइड कर दिया आपने। मतलब मेरे को ही समझ, यार आप देखो ना, अगर थोड़ा ऑफ ट्रैक हो रहा है, बट देश में ना आज़ादी के बाद 3 जेनोसाइड हुए हैं मोटे मोटे। एक चितपावन ब्राह्मणों का, 1990 में कश्मीरी पंडितों का, और तमिलनाडु से टैम्ब्रैम्स का। ये 3 ही जेनोसाइड हुए हैं, या जेनोसाइड कह लो या एग्जोडस तो 100% ही हुआ है। हाँ। तो ये, और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अहिंसा के पुजारी ने 15,000 ब्राह्मण मरवा दिए, फिर कैसी अहिंसा रह गई भाई, बताओ। तो वही है कि जब गांधी को ऐसा फिगर ही बताया गया है कि जब वो थे, जब तक उनके हाथ में देश था, तब तक देश में शांति थी और वो बहुत इफेक्टिव थे। और
जबकि गांधी का ही है। 1916 में उनसे किसी ने पूछा कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो आपने मुद्दा उठाया है, क्या लगता है आपको कभी सॉल्व हो पाएगा ये? तो गांधी कहते हैं नहीं, पूरी तरह तो नहीं हो पाएगा कभी। अच्छा। इसको कम करने की कोशिश करी जा सकती है। इसमें गांधी जी की मदर का, मतलब गांधी जी के जो ऐसे विचार थे उसमें गांधी जी की मदर का कुछ रोल आता है। वो क्या मतलब कोई ऐसे होते हैं जो अल्लाह को भी मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं, उस तरीके की कोई सेक्ट बनी थी, उस सेक्ट के नीचे वो उनकी मदर आती थी और अच्छा ऐसा कुछ हुआ था। तो यहाँ से वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम आया। ओके। अदरवाइज गांधी जी के भी विचार ऐसे नहीं होते। वो सेक्ट जो बना उसने, मतलब कौन सा था सेक्ट मेरे को याद नहीं, बट ऐसा कुछ वहाँ से होता है। लेकिन गांधी तो बहुत कट्टर हिंदू थे। ऐसा तो उन्होंने हिंदू को फील करवाया कि मैं तो आपकी बातें रख रहा हूँ। हाँ, ऐसा फील करवाते थे वो। फिर फील करवाने में बहुत एक्सपर्ट थे ऐसा। फील तो बहुत करवाते थे गांधी जी। ब्रह्मचर्य के प्रयोग भी फील में कर लेते थे। हाँ। गांधी जी वाज ट्रू जेम। हाँ, तो सावरकर पे वापस आते हैं। राहुल गांधी वाली जो कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को, जैसे आपने बताया, कोर्ट ने राहुल गांधी को बोल दिया कि ये जो चीजें तुम सावरकर के लिए कोट कर रहे हो, गांधी सेम गांधी बोलता था, अब क्या बोलोगे? तब से राहुल गांधी चुप है। तो मतलब अभी 4 दिन बाद फिर से बोल देगा। तो ये एक तो मेरे को ये उद्धव ठाकरे का स्टांस समझ में नहीं आता यहाँ पे। भाई अलाय बना रखी है तो कुछ तो बोलो ना। वो मेरे को स्टांस समझ में नहीं आया कभी। बट चलिए, इसके अलावा सावरकर के ऊपर अभी 2 बुक्स बहुत ज्यादा चर्चा में आई। एक बुक तो थी विक्रम संपत की, जिसमें होलिस्टिकली उन्होंने सब कुछ बताया। हाँ। जो कुछ भी हो सकता था, जैसा हो सकता था वैसा। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि सावरकर को रेवोल्यूशनरी ही दिखाना है, जो जैसा था वैसा उन्होंने लिख दिया। पैरेलली अरुण शौरी की बुक आ जाती है। अब जो अरुण शौरी की बुक आती है वो कहती है कि मतलब एक नया हीरो पैदा किया जा रहा है, जबकि वो हीरो नहीं था। तो what according to you Savarkar was he a hero or not? देखिए, मेरे हिसाब से जैसे एक कोट कहते हैं ना कि सावरकर कह सकते हैं हम कि सावरकर was a hero that we needed but we did not deserve। क्योंकि जब वो थे राजनीति में तो भी उनकी बात सारे हिंदू नहीं समझ पा रहे थे। हाँ। और उनका एक क्लियर कट प्लान था कि कैसे हमको पाकिस्तान को रोकना है, और वो उसी दिशा में पूरा एक तरह से कटिबद्ध थे। वो उससे बिल्कुल भी डेविएट नहीं कर रहे थे अपनी राजनीति में। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान बनना चाहिए। तो ऐसे नेता को आज ब्लेम लगाया जाता है कि उसने 2 नेशन थ्योरी प्रपोज कर दी और उसके नाते सब कुछ टूट गया। तो और मैं अपनी थीसिस में ये भी पाता हूँ, जो भी मैंने रीडिंग करी है सावरकर की, कि आपने वो सारे फैक्ट हटा दिए हैं इतिहास से आज की डेट में। लेफ्ट वालों की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर विक्रम संपत ने तो सबसे बेहतरीन बुक, एक तरह से इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफीज उन्होंने लिख डाली है। तो लेकिन जो ये लोग का लेफ्ट लिबरल्स का जो मानना है वो ये है कि मानना क्या है, जो वो दिखाने की कोशिश करते हैं, मानते तो नहीं होंगे, है ना, कि सावरकर जैसे ही जेल में जाते हैं वो माफीनामा लिखने लगते हैं। उसके बाद ब्रिटिश सरकार उनको 24 में छोड़ देती, जो कि मिथ है, एक और बड़ा मिथ है। उसके बाद वो नजरबंदी में रहते हैं 13 साल, जिसमें 5 बार वो उनका टर्म ऑफ डिटेंशन को रिन्यू कर दिया जाता है। उनको मना कर दिया जाता है, हम आपको नहीं छोड़ सकते, हाँ जो आपकी एक्टिविटीज हम उससे सहमत नहीं है, हम सेटिस्फाइड नहीं है कि आपको छोड़ा जा सकता है। और कई बार उन्होंने 24-37 के बीच में रिग्रेट भी करा कि हमने इसको क्यों छोड़ दिया। उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज करी हैं बीच में। और उसके बाद निकलते ही उन्होंने एक तो पाकिस्तान का ऑपोजिशन किया, जो कि हम आज की डेट में कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट सोचता होगा कि भाई ये पाकिस्तान बनना जरूरी था क्या, ये पार्टीशन क्यों हो गया, क्योंकि कोई सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट तो हमारे देश में है ही नहीं। कम्युनिटीज तो सारी कॉर्डियल हैं, अच्छे लोग होते हैं देश में। मतलब ऐसा कौन पाकिस्तान मांग लिया, कैसे बन गया, क्या उनको तो धारा ही ये नहीं समझ में आती। तो ऐसे लोग को पता होना चाहिए कि एक हीरो आपके पास था जिसने पाकिस्तान का पूरा पुरजोर विरोध किया है, और कई साल से कर रहे थे। जब पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया गया था तब से वो कर रहे थे कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली राजनीति चल रही है, ये इसका आगे जाके बहुत ही दुर्गामी परिणाम होगा। तो और उसके बाद उन्होंने एक और चीज करी 37 में निकलने के बाद, उन्होंने एक हिंदू मिलिटराइजेशन मूवमेंट चालू किया।
हिंदू मिलिटराइजेशन क्या था, उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक कि हिंदूज को जो है सेना में भर्ती करो जिससे कि उनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिले, और उससे 2 ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। एक कि सिविल वॉर की अगर पॉसिबिलिटी कल को बनती है, कल को ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ के चली जाती है, हमारे हाथों में सब कुछ, तो आज मुस्लिम सैनिक बहुत ज़्यादा हैं, और ये जो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट है ये हो सकता है कल को पाकिस्तान जैसा कुछ क्रिएट करने में हेल्प करे उनको। और पाकिस्तान का मैप आप उस टाइम का अगर देखें जो प्रपोज किया जा रहा था, वो पंजाब वाला साइड था। हाँ, नहीं पंजाब वाला साइड नहीं, अरे हैदराबाद उसमें है, बंगाल है, सब कुछ है, आसाम वगैरह का भी साइड है। इवन B.R. अम्बेडकर ने अपनी किताब में ही लिख दिया था उस टाइम पे कि ये जो बॉर्डर स्टेट्स हैं इनको दे देना चाहिए पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए। तो और ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन की बात पूरी उन्होंने करी थी, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन की। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव था सावरकर का कि पाकिस्तान का सेंटिमेंट को कर्ब करा जाए किसी तरह से हिंदू स्ट्रांग होल्ड ला करके, और यही औरोबिंदो का भी मानना था कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी जैसा कुछ है नहीं, हिंदुओं को तैयार रहना पड़ेगा कि कल को उनका मुस्लिमों से युद्ध हो सकता है। ये वही श्री औरोबिंदो है जो कभी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, लेकिन उन्होंने खिलाफत को बहुत अच्छे स्टडी किया, तो उनको समझ में आया ये रिकंसाइल कर ही नहीं सकते हैं। सही बात है, मतलब खिलाफत ने तो बहुत सारे लोगों की आंखें खोली। जैसे हेगडेकर थे, 1925 में RSS बनाते हैं ना। हाँ। उससे पहले तो कांग्रेस में ही थे। और मैं मतलब लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर हेगडेकर कांग्रेस में ही रहते तो आज हो सकता है कि वो सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक होते। अभी आप उनका नाम ऐसे सुनते हैं, संघी है, संघ बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उनके बारे में अजीब सी चीज़ें सुनते हैं। बट आप ये कहते हैं कि RSS ने किया ही क्या है। बट अगर हेगडेकर कांग्रेस में होते तो वो सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक होते। ये गारंटी वाली बात है। हाँ। मुंजे भी, मुंजे भी, हाँ, वो भी दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड ऑलमोस्ट सेम है। दोनों कांग्रेस में थे, फिर उनको छोड़नी पड़ गई, यही सब राजनीति की वजह से। और यही बोस के साथ हुआ। बोस को भी कांग्रेस छोड़नी पड़ गई या निकाल दिया गया। मतलब जो आपसे ऊपर हो गए उनको या तो निकालना पड़ा या वो छोड़ गए। आपने ऐसे माहौल क्रिएट कर दिए। और भी लोग थे जो प्रभावित हुए थे खिलाफत मूवमेंट में, जो भी हुआ डेवलपमेंट, और उनका ये मानना हो गया कि यार ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, ये क्या प्रॉब्लम नई खड़ी हो गई, ये तो हम सोचे नहीं थे इस तरह से। टर्की में कुछ हो रहा है साला, ऑटोमन एम्पायर का कुछ हो रहा है, यहाँ पे उसके बवाल काटे जा रहे हैं, हजारों लोग मार दिए जा रहे हैं यूं ही। हाँ, क्योंकि टर्की में कुछ हो रहा है। तो क्या ही मतलब है इसका। तो बिपिन चंद्र पाल जो थे कांग्रेस के लाल बाल पाल में जो पाल थे, वो 1920 में उन्होंने गांधी का अपोज किया था इस पे कि ये जो पैन इस्लामिज्म का तुम फीलिंग जनरेट कर रहे हो, आई डोंट अग्री विद दिस, और इसका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, और मैं इससे डिसअग्री करता हूँ। और उनकी बात को जो है मजाक में लिया जा रहा था गांधीयंस द्वारा। और फिर उन्होंने कहा था दिस कंट्री कैन नॉट बी रूल्ड बाय मैजिक बट बाय लॉजिक। गांधी एक पेपल ऑटोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, एनार्किक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो बिपिन चंद्रपाल को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। वो समझ रहे थे मुस्लिम वाला ये जो थ्रेट पूरा डेवलप हो रहा है। फिर अंबेडकर की भी यही रीडिंग है, लाला लाजपत राय के साथ यही हुआ, एनी बेसेंट के साथ यही हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर कितना बिटर हो गए थे इसके बाद। औरबिंदो घोष ने तो पूरा मतलब एकदम अगेंस्ट बोलना चालू कर दिया था मोहम्मडन कम्युनिटी के। तो सावरकर भी उसी के एक तरह से बाई प्रोडक्ट है। ऑल्दो उनका सेंटिमेंट मैं पहले ही बता दूं कि बहुत ज़्यादा कंसिलेटरी कभी नहीं था, वो पूरा ये मराठा हिस्ट्री का ही बाई प्रोडक्ट है। तो उनको समझ में तो आता था कि क्या है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि एक कॉस्मोपॉलिटन, एक कंपोजिट नेशनलिज्म एक लाया जाए कंट्री में। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जैसे खिलाफत मूवमेंट होता है तो बेसिकली जैसे 5 गांव मांगा, 5 गांव में भी तुम जो है गुस्सा हो गए, है ना। तो वो समझ में आ गया सावरकर को कि आउट ऑफ लिमिट हो गया, अब मेरे से ये सब तो नहीं हो पाएगा जो गांधी कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने एक डेफिनेट डायरेक्शन लिया, और उसका एक हिंदू मिलिटराइजेशन का एक रेवोल्यूशनरी पक्ष भी था। वो सेना में भर्ती करा रहे थे हिंदुओं की, और बोलते भी थे वेल्ड लैंग्वेज में कि मौका आएगा तब देखेंगे करना क्या है इसका, इस सैन्य विद्या का। हाँ सही। पर ये मिलिटराइजेशन की बात उन्होंने कब कही थी? ये 38 से वो कहते आ रहे हैं। 38 से वो कह रहे हैं। हाँ। अच्छा। कि उनको पता था कि वॉर तो कभी ना कभी ये होना ही है। तो ऐसा है कि मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह सब हम लोग लिए रहेंगे तो तभी तो युद्ध कर पाएंगे, उसके बिना कहाँ से युद्ध होगा। पर ये हिंदू मिलिटराइजेशन उन्होंने
दो पर्सपेक्टिव में कहा होगा ना, एक तो पर्सपेक्टिव होगा उनका ब्रिटिशर्स का कि ब्रिटिशर्स से लड़ना है, हाँ, दूसरा पर्सपेक्टिव होगा कि कभी जरूरत पड़ी मुसलमानों से लड़ने की, सिविल वॉर हो गया तो उसमें भी लड़ना है जी। तो ये पर्सपेक्टिव 38 में क्यों आया? ये तो खिलाफत के समय ही आ जाना चाहिए था सपोजिटली, या नहीं? तो हिंदू मिलिटराइजेशन की हिस्ट्री तो और पुरानी है एक्चुअली। अच्छा। मुंजे से चालू होती। मुंजे इटली विजिट करते हैं तो उनको मिलिट्री स्कूल्स दिखते हैं काफ़ी, और इटली का भी एक रेवोल्यूशन का इतिहास रहा है जो कि जिससे सावरकर को भी प्रेरणा मिली थी। तो इंडिया आके उन्होंने फिर मिलिट्री स्कूल्स इस्टेब्लिश किए कई सारे, और उनका यही ऑब्जेक्टिव था, और आरएसएस से उन्होंने उसको जोड़ने की कोशिश की। लेकिन जब सावरकर आए तो उनका तो यही आइडिया ही था, कई साल से वो आर्म्ड रिबेलियन की बात कर रहे थे। 1906 से ही वो लिखते जा रहे थे आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए कंट्री में। फिर रत्नागिरी में थे तो भी उन्होंने 4 आर्टिकल लिखे थे कि आर्म्ड रिबेलियन की जरूरत है कंट्री में, हमको सशक्त रहना चाहिए, पूरे टाइम इंतजार करना चाहिए कि कब ये ब्रिटिशर्स वीक पड़ेंगे और हम इन पे अटैक कर सकेंगे। तो जब राश बिहारी बोस का इनको खत आता है तो इनको और आइडियाज दिखने लगते हैं, एक पूरा मैट्रिक्स इनको दिखने लगता है कैसे कैसे अब क्या हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी खुल गई, और रेगुलर जापान से एक मॉन्क आता था, इनसे मिलता था और इनको पूरा बताता था क्या स्थिति है, खत देता था, बातचीत होती थी और फिर वो वापस जाता। तो राज बिहारी और सावरकर का कम्युनिकेशन ऐसे चल रहा था। और अब तो एक एक करके इतने सारे सैनिकों का टेस्टिमनी आता जा रहा है रिसर्च के दौरान मेरे, कि लगता है कि सावरकर को तो मतलब उस टाइम पे तो सब जानते थे सावरकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो आज उसको कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है। जिन्ना ने कहा था कि आपको क्या लगता है ये सावरकर ब्रिटिश का कोऑपरेशन कर रहे हैं हिंदूज को आर्मी में भर्ती करके, इस गलतफहमी में मत रहिए, ये तो उन्होंने उसी टाइम कहा था। तो इससे मुसलमानों को डरने की जरूरत है। इससे मतलब इनका ये है कि आर्मी में इतने सैनिक डाल दो कि जब ब्रिटिश जो है छोड़ के जाएं, मतलब एक तो ये ब्रिटिश वाला तो एंगल है ही है कि एक ठीक ठाक बना लो, कंपोजिट नंबर आर्मी में बना लो जिससे एक थ्रेट पैदा हो, और उसके बाद जब छोड़ेंगे तो फिर हमारे लिए भी कहाँ कोई चीज़ आसान रहेगी। तो बेसिकली जो जिन्ना की जो आइडिया था कि कुछ नहीं तो हम युद्ध से जीत जाएंगे, वो भी सावरकर ने फॉइल कर दिया। लियाकत अली खान का भी सावरकर से यही गुस्सा था। तो जिनसे पाकिस्तान के लोग नाराज हो रहे हैं, या पाकिस्तान के फाउंडर्स, और जिनसे कह लीजिए उस टाइम के जो सैनिक थे वो आत्मबल ले रहे हैं एक तरह का, उनको आज की डेट में एकदम से उसी नैरेटिव को ट्विस्ट करके उनको विलेनाइज कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो सावरकर वॉज टू राइट टू अर्ली, तो इसलिए उनको मिसअंडरस्टैंड कर लिया गया है। आज से अगर 100 साल बाद ये सोचा जाता कि सॉल्यूशंस क्या होते, सावरकर को हटा दीजिए आप हिस्ट्री से, एकदम हटा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। अब जब आप सॉल्यूशन सोचेंगे कि पाकिस्तान को कैसे रोका जा सकता था या ब्रिटिशर्स को कैसे बाहर किया जा सकता था, तो आपको हो सकता है ऐसे आइडियाज आए, और वैलिड आइडियाज यही होंगे। क्योंकि सावरकर, मैं देखता हूं कि उन्होंने जो भी कुछ किया वो बहुत ही प्रैग्मेटिक था। जितने उन्होंने ऑप्शंस थे सारे कंसिडर किए हैं सोच करके कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाले, और उसी का फायदा हमको मिला कि एक तरह से कुछ कूट डिटैट वगैरह ये सब नहीं हुआ कि मतलब तख्ता पलट हो जाए, वो सब हमने प्रिवेंट कर लिया इजीली। तो हमको तो सावरकर को और मतलब हमने बहुत अभी तक अंडर स्टेट किया है उनको थोड़ा और अच्छे से हमको समझने की जरूरत है। तो समझाओ। तो यही है कि शौरी की किताब पे आ सकते हैं हम शायद। हाँ, तो शौरी, हाँ मतलब शौरी की किताब से ही हमने शुरू किया था रादर, मतलब अभी पिछला जो क्वेश्चन था वो शौरी की किताब ही थी। तो भाई साहब कह रहे हैं कि एक ऐसा हीरो क्रिएट किया जा रहा है, और ये हीरो अभी क्रिएट किया जा रहा है। आप बोल रहे हो कि उस टाइम के लोग जानते थे कि ये हीरो है और अभी कंफ्यूज किया जा रहा है। शौरी कह रहे हैं हीरो क्रिएट किया जा रहा है, आप कह रहे हो अभी कंफ्यूज किया जा रहा है। तो ये जो लोग हैं जो एक्चुअली कंफ्यूज्ड हैं कि हीरो था कि क्या था क्या नहीं था, वो क्या करें, वो कहाँ जाएं? शौरी को पढ़ें, वो और जो लेफ्ट डिस्टोरियंस हैं उनको पढ़ें, वो विक्रम संपत को पढ़ें, वो आपको माने किसकी माने। और हर कोई जो है वो रेफरेंसेस दे देता है। शौरी ने भी 500 रेफरेंसेस दे रखे हैं। तो सब उसी तरीके से बात कर रहे हैं, फिर कहाँ जाएं लोग? तो हमको ये देखना पड़ेगा कि फ्रीडम का जो इंडियन फ्रीडम जो हमको मिलती है वो
बिना खड़क बिना ढाल मिलती है कि खड़क या ढाल से मिलती है, तो हमको ये समझने की ज़रूरत है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट तो एक फेल्ड मूवमेंट था, उसके 5 साल बाद हमको आज़ादी मिलती है, लेकिन जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं, जो भी इंट्रैक्शंस पाए जाते हैं, उसमें पता चलता है कि सैनिक बगावत के मूड में उतर आए हैं, हम इस देश को अब और होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। तो ये जो पूरा सेंटिमेंट है, ये सावरकराइट आइडिया का सेंटिमेंट है, मिलिटराइजेशन का सेंटिमेंट है। ये गांधी की अहिंसा से नहीं आया है। ऑरवेल ने जो बात कही थी वो सही कही थी, गांधी से कोई बहुत ज्यादा इनको थ्रेट नहीं है। गांधी को तो जब चाहे जब थ्रेट होगा भी उनसे तो जेल में बंद कर दिया जाएगा उन्हें, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, तो रादर यही होता था ना, मतलब गांधी का इन्होंने तोड़ निकाल लिया था। गांधी ने जो शुरुआत में आंदोलन करे, उनमें से कुछ सक्सेसफुल भी थे, ठीक है, कुछ ने मतलब अच्छा खासा मोमेंटम गेन किया था, लेकिन फिर बाद में तो इनको समझ में आ गया कि गांधी को क्या करना है, उठा के जेल में डाल देना है, अपने आप सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही होता था, गांधी एक दिन कुछ बोलता था, अगले दिन जेल में होता था, बात खत्म हो जाती थी, पूरा आंदोलन खत्म हो जाता था। तो तभी मैं कह रहा हूँ ना, 1931 से 1947 तक 1-2 महीने का आंदोलन होता है, वो भी 1942 में, और उस 2 महीने के आंदोलन के बाद 5 साल के बाद ब्रिटिशर्स छोड़ के चले जाते हैं। अरे गांधी जी ने 2 महीने आंदोलन किया था, हम तो भूल गए थे जाना, अब चले जाते हैं। तो ऐसा हो गया था। वही मैं सोचता हूँ कि 5 साल क्या ये डॉक्यूमेंटेशन में चले गए थे। हाँ, वो लेडी माउंटबेटन भी आ गई थी ना, तो थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड करना था, टाइम भी तो स्पेंड करना था। वो थोड़ा मतलब घूमना चाह रही थी, तो कोजी हो रहा था बहुत, तो मतलब थिंग्स वर वेरी रोजी एंड सेक्सी एंड नाइस एंड वेरी हम्बल, तो वो सब चीजें हो रही थी। तो इस वजह से दे स्टेड कि चलो मैडम आप घूम लो। हाँ, मतलब इंडिया इनक्रेडिबल तो है ही, ये टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है, तो उस टाइम पे भी मे बी टूरिज्म ही प्रमोट किया जा रहा था कि बहुत तगड़ा, जब तक हो तब तक घूम लो। मतलब ये एक और चीज जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई, मतलब जब हम अमेरिका की हिस्ट्री को देखते हैं और अमेरिका का वो पढ़ते हैं कि भाई अमेरिका ने अनाउंस किया कि आज से हम इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, अनाउंस कर दिया आज से हम इंडिपेंडेंट हैं, और उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए वॉर लड़नी शुरू करी, ठीक है। उसके वॉर लड़ते लड़ते, मतलब आज अनाउंस किया कि हम इंडिपेंडेंट हैं, उसके बाद वो वॉर लड़ रहे हैं, वॉर लड़ने के बाद वो इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है। ऐसा ही हुआ अमेरिका में। हाँ। सिमिलरली कल परसों आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी अनाउंस कर दी है। They are waging a war against Pakistan, but they have announced their independence already. तो आप देखोगे जब हम इंडिपेंडेंस को लेते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हम आज़ाद हैं, आज से हम आज़ाद हैं, भले ही हम लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम मार मार के उनको भगा देते हैं। आपको इतिहास ऐसा ही मिलता है। आप अमेरिका का उठा लो या फिर और किसी देश का उठा लो जहाँ पे ढंग से आज़ादी ली गई है, ठीक है। तो भारत में क्या होता है? भारत में होता है कि सब कुछ हंकी डोरी चल रहा है, रोज मीटिंग्स चल रही हैं, माउंटबेटन इधर बैठा हुआ है, इधर सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं। अच्छा बताइए माउंटबेटन जी, डुरंड लाइन खींच दे, डुरंड को बुला लो, फिर इधर से हम अपनी मतलब ये हमारा मैप है, इंडिया पाकिस्तान का विभाजन कर दो। वो ऐसे लाइन खींच देते हैं, हो गया विभाजन। अबे विभाजन करना था तो ये ननकाना साहिब और ये मतलब कौन जो सिख श्राइन्स हैं 2-3 किलोमीटर दूर थे, ले लेते कम से कम। मतलब वो सब चीज़ें नहीं देखी गई, वो ऐसे मैप पे लाइन खींच दी गई, बात खत्म हो गई। तो ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि यूएस अनाउंस करता है पहले, या फिर बलूचिस्तान ने भी अभी अनाउंस की पहले कि हमारी इंडिपेंडेंस अब शुरू होगी, उसके बाद स्ट्रगल शुरू होती है। हमारा साला कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, एक दिन कॉर्डिली बैठे हो गया। ये क्या चक्कर था, मुझे समझ में नहीं आता। लाइन पहले खींच दी बिना किसी युद्ध के, बिना कुछ ऐसे, और बाद में रिक्लेम करने की भी कोशिश नहीं करी उसको। तो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है सेंटिमेंट भी लीडर्स का क्वेश्चनेबल है कि आपको कितना प्यार था भारत माता के कॉन्सेप्ट में, आप कितना मानते थे, आपको सत्ता चाहिए थी, हाँ, प्रीडोमिनेंटली, वो ज़्यादा समझ में आता है। आप वंदे मातरम में कितना मानते थे। क्या बात ले आए हो भाई साहब।
हाँ, आप वंदे मातरम में कितना मानते थे। तो एटलीस्ट आपका प्रिंसिपल तो शेक नहीं होना चाहिए था पूरे टाइम कि नहीं हम नहीं मानते, लड़ना है लड़ लो। लेकिन केवल गांधी के पॉलिटिक्स में आने से स्पाइन भी चली गई हमारी कि नहीं चलो अब जब नहीं मान रहे तो क्या किया जा सकता है। जब दो भाइयों में प्यार नहीं हो पा रहा है तो बंटवारा तो करना ही पड़ेगा ना, अब क्या कर सकते हैं। तो सावरकर इस बात के पूरे पुरजोर विरोधी थे क्योंकि हिंदू को वो एज अ नेशन की तरह ही नहीं सिविलाइजेशन की तरह भी देखते थे। एग्जैक्टली। अभी आप देखो ना यार, आप युद्ध किससे लड़ रहे हो? चाइना से तो लड़ नहीं रहे हो आप युद्ध। आप युद्ध लड़ रहे हो प्रीडोमिनेंटली पाकिस्तान से, 4 बार तो लड़ लिया है ना। चाइना से 1 बार हुआ, बाकी तो मतलब टसल होती रहती है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। अदरवाइज आप युद्ध लड़ते हो पाकिस्तान से। तो या फिर अभी बांग्लादेश आंखें दिखाता है हमें। अभी तो खैर क्यों दिखा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब वही चूहा बिल्ली वाली कहानी है। चूहा बिल्ली को टॉम एंड जेरी देखने के बाद सोच रहा है कि भाई मैं बिल्ली को मार दूंगा। तो वो कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे, बट ठीक है चलो। तो ये आपने अपने लिए ही तो मुसीबत तो मोल लिया पाकिस्तान बना के। और उन्होंने पाकिस्तान जो बनाया वो कैसे बनाया, यही बोला गया ना उस टाइम पे कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। हाँ। आप गजवाए हिंद की तो कोशिश कर रहे हो। ये AMU में बैठे लोग यही नारे लगते थे ना, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो यही AMU में आज वही लोग बैठे हुए हैं जिन्ना की पोस्टर्स को नहीं हटाने देते, जो जिन्ना के फोटोज को नहीं हटाने देते जो। तो और दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है, जैसे आपने अभी एक लाइन बोली थी कि जो कि अंबेडकर ने भी कहा था कि या तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो भी थी वो चली जाती है वहाँ पे पाकिस्तान में, तो एक सॉल्यूशन निकलता। वहाँ पे वोट किया साला 90-95% लोगों ने। हाँ। और उसके बाद गए कितने लोग? 76 लाख लोग गए थे शायद, ऐसे ही कुछ गए थे। नहीं, कुछ करोड़ ही थे। करोड़ तो नहीं थे, लाखों में थे। ठीक है। तो 4-5 करोड़ की पॉपुलेशन थी, 75-76 लाख लोग गए। तो आपने मतलब या तो जो लोग वहीं थे वो तो, बाकी का जो अभी का इंडिया का पार्ट है ना उसमें से 76 लाख लोग गए थे। बाकी जो लोग वहीं थे वो तो वहीं थे। वहां से आपने हिंदुओं को काट के या मार के भगा दिया, वो एक अलग बात है। प्रखर जी का तो पूरा चैप्टर ही है इस पे, आई थिंक 10वां वाली उनकी किताब में 10वां चैप्टर। हाँ, वो तो बहुत बेहतरीन है। उसमें पूरे आंकड़े भी बताए हैं वो कि कितने लोग गए, कितने रह गए। सरदार पटेल की स्पीच भी तो थी कि हाँ, ये लोग जो कल तक पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, जो पाकिस्तान के फेवर में बोल रहे थे, तो क्या एक रात में दिल बदल गया? हाँ, तो दिल बदल गया क्या, बताओ। फिर वो कहते हैं कि हमारी वफादारी पे शक क्यों किया जाता है? आज तक किया जाता है, बताओ। इसीलिए किया जाता है। तो बोलते हैं ये हमसे पूछने वाली बात नहीं है। ये अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो, हमसे मत पूछो। हाँ, वही ना। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी आ जाती है कि फिर हमें ही आके दिखाते हो कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हमने तो चुना था इंडिया में रहना। कैसे चुना था? 95% तुमने तो 90-95% वोट देके पाकिस्तान चुना था ना। तुम गए नहीं क्योंकि तुम्हारे बिजनेस है यहाँ पे, और हमने कुछ कहा नहीं। टू टॉलरेंट। प्रखर जी की किताब में एक बेगम एजाज रसूल का एक एग्जाम्पल आता है जो कहती है, जो पाकिस्तान बनाने में उन्होंने पूरा पुरजोर समर्थन दिया था और काफी लोगों से वोट भी करवाया था। उसके बाद उनसे पूछा जाता है आप पाकिस्तान गई क्यों नहीं? तो बोलती है कि मतलब हमारे भाई बंधु सब तो यहीं पे है ना। वाह वाह। तो वही बात ही वही है ना यार। क्या अभी ये जो इतने सारे पाकिस्तानी यहाँ से आपने निकाले हैं, आपको तो पता ही नहीं। आप तो ये सोचते थे कि बांग्लादेशी हैं यहाँ पे, ये तो पाकिस्तानी भी इतने हैं यहाँ पे, बताओ। हाँ। तो पढ़ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। अबे एक तो केस ये था कि एक पाकिस्तानी था, वो आया यहाँ पे, इंडिया में आया, वो जम्मू कश्मीर की पुलिस में भर्ती हो गया। यहाँ के आधार कार्ड सब कुछ बनवा लिए, जम्मू कश्मीर की पुलिस में भर्ती हो गया। और उसकी पोस्टिंग पता है कहाँ थी? वाइल्ड गेस मारो। पहलगाम? नहीं। एक हिंदू श्राइन है जम्मू एंड कश्मीर में, बहुत इंपॉर्टेंट। वैष्णो देवी में पोस्टेड था वो। अब बताओ, मतलब ये हालात है हमारे। तो मतलब स्पाइज नहीं भेज रहे, वो लेजिटिमेट सिटीजन्स भेज रहे हैं इंडिया को। जा सिटीजन तो बन ही जाओगे, कोई बात नहीं। तो हमें कोई परवाह भी नहीं है, ठीक है। अब क्या पता वो स्पाई हो, कितने लोग स्पाई हो इनमें, किसी को भरोसा है? आप टर्की को बॉयकॉट तो कर लोगे,
पर इन लोगों को बॉयकॉट कैसे कर पाओगे भाई? इधर से फिर जब एनआरसी की बात आती है तो कोई ये कौन है, क्या नाम है इसका, रफ्तार खड़ा हो जाएगा, मेरे अब्दुल को बाहर निकालेगा तो उसकी तो ये सब चीजें चालू हो जाती हैं। इनको पता ही नहीं है कुछ हो क्या रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एकेटीके वाले लोग जो है ना, वो भी सावरकर जैसे हैं, उनको लोग समझ नहीं पा रहे। 100 साल बाद आपको समझने की कोशिश होगी। हमें भी समझा जाएगा 100 साल। 8 किताबें लिखी जाएंगी तब क्लैरिटी मिलेगी। अरे तभी भी नहीं मिल रही भाई। सावरकर को, मैं वही क्वेश्चन ही मेरा वो है ना कि लोग जाएं कहाँ, क्योंकि इतने सारे थॉट्स हैं। हाँ। और इतनी एक झूठ को अगर 1000 बार बोल दिया जाए, राहुल गांधी 1000 बार बोल चुका है, मोदी जी 1000 बार नहीं बोलते हैं कि सावरकर ये था, सावरकर वो था, नहीं। तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हुआ क्या ये। चलिए मैं इसको ऐसे भी बता देता हूं आपको कि गांधी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को पहले प्रिकर्सर मानते थे इंडियन फ्रीडम की स्ट्रगल का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 46 में बोलते हैं मैं हार गया, मैं ये नहीं कर पाया इस कंट्री में, और मुझे कोई रास्ता इसका दिखता भी नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एजेंडा में वो हार चुके, एक। दूसरा, फ्रीडम स्ट्रगल का जो उनको क्रेडिट जाता है वो है 1942 का फालतू मूवमेंट, जो वो लोग खुद ही झगड़ रहे हैं कि यार क्या कर दिया हमने। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि चैन खुली मैन खुली करके छक्का मार दिया और फिर सोच रहे हैं हुआ क्या ये, है ना। ऐसा तो हुआ नहीं कि छक्का पड़ गया वहां पे। सही बात। जेन्युइनली उनको समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ कर दी हमने, ये हुआ क्या। तो 2, और फिर तीसरा पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, वो भी नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ, मेन मुद्दों पे मुकर गए। हाँ। तो जो इंसान अपनी थ्योरी पे कंसिस्टेंट ही नहीं है, तो उसका आपको कंट्रीब्यूशन अगर दिखाना है तो आपको उसको व्हाइट वॉश करके ही दिखाना पड़ेगा। और आपने उसकी व्हाइट वॉश हिस्ट्री पढ़ी है, सावरकर की तो आपने चली कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ी। एक बार पढ़िए, उसको जानिए कि सावरकर का योगदान क्या है, फिर आप असेस करिए कि सावरकर फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ उनका हिस्सा है कि नहीं है। क्योंकि गांधी तो अपने सारे मुद्दों पे एक तरह से फेल कर गए। नहीं, वो तो फेल कर गए। पॉइंट यहाँ पे ये है कि शौरी अपनी बुक लिखते हैं, शौरी 500 रेफरेंसेस दे देते हैं कि भाई सावरकर को यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ये गलत किया, यहाँ पे ये ब्रिटिश टूज था, यहाँ पे ये ब्रिटिशर्स के पैरों में लेटा हुआ था, यहाँ पे ये कर रहा था। रेफरेंस दे रहे हैं वो भी, रेफरेंस विक्रम संपत भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। तो जब सभी रेफरेंस दे रहे हैं तो कौन सा रेफरेंस सही है, कहाँ की बात मानी जाए? रेफरेंस वही सही है जिसके आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट दिया जाए कि हुआ क्या, हो क्या रहा था। ऐसा ना हो कि शौरी आपको बताते चले कि देखो देखो, अरे सावरकर ने बोल दिया मैं भीख मांगता हूँ, अरे सावरकर ने कहा कि हमको आपसे कोलैबोरेट करना है, ऐसा। तो वो तो भाई कांग्रेस भी बोलती है मीटिंग में जाके, है ना, कि हमारी ये डिमांड है, हम इस पे आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। या मुस्लिम लीग भी बोलती थी। तो हर कोई गांधी इरविन समझौता क्या ही था, बिना समझौता के तो हुआ नहीं है वो समझौता। आप मिले, राउंड टेबल पे बैठे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे 10 मुद्दों पे आपने अग्री किया होगा, 2 मुद्दों पे आपने डिसअग्री किया होगा, 4 मुद्दों पे आपकी ये होगा कि चलो इसको छोड़ देते हैं। यही होता है ना, अग्रीमेंट तो यही है फिर। और मतलब ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सावरकर या गांधी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। स्ट्रॉन्गर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, आपको उनसे मांगना ही तो पड़ेगा। दे ऐसे थोड़ी कि ए पानी लाओ, ए चाय लाओ, है ना। मांगना पड़ेगा या छीनना पड़ेगा। मतलब ये वही देश है, लोग भूल जाते हैं, जहां पे लिखा जाता है कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। बिल्कुल, ये ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे आपको बोलोगे, आप मांगोगे तो आपको मिलता जाएगा। तो ये जो मर्सी पिटीशन वाली बात आती है, मर्सी पिटीशन पे सबसे ज्यादा बोला जाता है मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। और उसके 4 दिन के बाद जाके कोर्ट में सॉरी बोल के आ जाता है। राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो और ऐसे मर्सी पिटीशंस तो नेहरू ने भी लिखे थे ना, नाभा जेल में। वो एक्चुअली नेहरू वाला जो मर्सी पिटीशन है वो स्पेक्युलेट किया जाता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसका हमको और किसी तरह से उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि बहुत ही शॉर्टी तरीके से उनको जो उन पे केस बना था, जो पनिशमेंट मिली थी, वो सब एकदम से डिसॉल्व करके 2-3 घंटे मामला रफा दफा कर दिया गया। तो रफा दफा कोई आम आदमी का तो होता नहीं है। सही बात है ना। हम आप जैसे लोग तो अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए तो फिर फंसे रह जाएंगे पूरे जीवन। अब या तो जिसका फादर मोतीलाल नेहरू हो, है ना, या जिसके गुरु गांधी हो, तो उसका कुछ हो सकता है भाई, कुछ जुगाड़ हो सकता है कि वो आगा खान पैलेस जैसे
या किसी पैलेस में जाके उसको उसकी जेल मिले, जेल बने जहाँ पे उसको सुबह सुबह दूध पीने को मिले, फिर खाने में फल आए और दुनिया भर का बैडमिंटन कोर्ट लगा हो, 4 लोग एक ही सेल में हो, बतियाते रहें, किताबें पढ़ने को मिल जाएं। तो ये तो नहीं, इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उस जेल में ना दरवाजे खोल दिए जाते थे, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, आराम से घूम फिर सकते हैं, लेकिन 6 बजे के बाद आपको जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। हाउस अरेस्ट थी एक तरह की, बस हाउस अरेस्ट थी। हाँ, तो वो तो लॉन अभी में घूमते रहिए। फारूक अब्दुल्ला की भी हाउस अरेस्ट, उमर अब्दुल्ला भी, हाँ, वो आराम से लॉन में घूम के इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ, वैसा ही कुछ था, वैसा ही था। तो मतलब अभी इसमें ना जब आप ये बोलते हो कि भाई सावरकर को काला पानी भेजा गया, वहां पे तो मतलब कितनी भयंकर स्थिति थी। तो उत्तर आता है जनरली कि भाई वो पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। सावरकर वॉज नॉट अ पॉलिटिकल प्रिजनर, गांधी वॉज अ पॉलिटिकल प्रिजनर एंड नेहरू वॉज अ पॉलिटिकल प्रिजनर। दैट इज वाई दे वर केप्ट एट आगा खान पैलेस या ऐसे पैलेसेस में इसलिए रखा गया, और सावरकर को काला पानी इसलिए भेजा। तो इस पे क्या कहना चाहोगे? नॉट ट्रू। सावरकर तो पॉलिटिकल प्रिजनर ही थे, पॉलिटिकल प्रिजनर का ही स्टेटस मिला, स्टेटस भी वही था। तो फिर सावरकर को आगा खान पैलेस क्यों नहीं मिला और काला पानी क्यों मिला? काला पानी का कंसेप्शन ही इसलिए हुआ था कि जो जिनको और कहीं से समझ में नहीं आ सकती बात, उनको एज अ थ्रेट सेल्यूलर जेल में भेजा जाए, क्योंकि इनकी स्पाइन तोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे करके, ऐसे एक दिन में बदलने वाले लोग नहीं है ये। तो सबसे हार्ड बॉइल्ड क्रिमिनल्स या जो जिनका दिमाग जो है आप चेंज नहीं कर सकते हो, उनको वहां पे भेजा जाता था एज एन एक्सपेरिमेंट कि नहीं बदल रहे हैं तो कुछ भी करो। जैसे उलास्कर दत्त थे, उनको तो इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह पता नहीं क्या क्या दिया जाता था, और सावरकर को भी अलग अलग तरह की पनिशमेंट दी जाती थी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके, आज ये वाली देते हैं, इस बार ये वाली देते हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वो 2.5 साल रहे हैं, एक होल के अंदर बेसिकली उनको रखा गया है, अंधेर कमरे के अंदर, जिसमें कि उनको खाना नीचे से पार्सल करा जाएगा, सूर्य की किरण भी नहीं आएगी, और उनको अगर रात में अगर मलमूत्र ये सब करना होगा तो भी उनको वहीं पे करना पड़ेगा, और उसी की स्टिंक में उनको सोना पड़ेगा, बाहर जाना अलाउड नहीं होगा उनको। तो एक इस तरह का पनिशमेंट हो गया। एक पनिशमेंट था जिसमें उनको क्रॉस बार लगाया जाता था, एक में था जिसमें उनको ऊपर हाथ को जो है उनके चेन से बांध दिया जाता था, और पूरे टाइम उनको वैसे ही सोना भी है, उनको तो वैसे ही सोना है। तो इस तरह की पनिशमेंट एक इंसान को आप लगभग जेल के 4-5 साल, आपने 11-12 साल में से आपने ऐसे ही आपने उसको थ्रेटन करके रखा, पनिश करके रखा, और उसने जो मर्सी पिटीशन भी दी उसके बाद भी आप उसको रिहा नहीं कर पाए, आपको उनको डिटेन करना पड़ा। अब यहाँ पे मर्सी पिटीशन की जब हम बात करते हैं तो सेल्यूलर जेल में इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, जिनमें से बहुत सारे लोग क्रांतिकारी भी थे, और बहुत सारों ने मर्सी पिटीशन भरी और थी, बहुत सारों ने, जैसे जिनमें से एक नाम जो मैं मतलब यहाँ पे कई बार लेना चाहूँगा, एक नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके जो फाउंडिंग मेंबर थे, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे सचिंद्र नाथ सान्याल जी। उन्होंने भी मर्सी पिटीशन लिखी, रादर लिखी नहीं, सावरकर से लिखवाई। ऐसा भी एक वो आता है कि सावरकर ने सचिंद्रनाथ सान्याल के लिए मर्सी पिटीशन लिखी, और उन्होंने अपने लिए तो लिखी थी। तो उसके बाद सचिंद्रनाथ सान्याल को रिहा किया गया। उसके बाद वापस आके उन्होंने ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई, जिसमें इवेंचुअली भगत सिंह भी आए। हाँ, तो ऐसा मतलब ये तो इनके लिए क्यों नहीं कहा जाता, सचिंद्रनाथ सान्याल के लिए क्यों नहीं कहा जाता कि इन्होंने मर्सी पिटीशन लिखी? क्योंकि बाकी मर्सी पिटीशंस आपको कभी बताई ही नहीं गई। तो मैं जो पुस्तक लिख रहा हूं अपनी क्रांतिकारी सावरकर पे, जो जेल, मैं शुरू ही करता हूं कि सावरकर जेल में आ चुके हैं, लंदन वाला इतिहास तो सब जानते हैं उनका। उसके बाद से मैं क्रांतिकारी सावरकर की केवल कहानी बता रहा हूं कि क्रांतिकारी तो वो 6 साल के ही थे। हाँ तो मर्सी, उसमें एक चैप्टर है केवल मर्सी पिटीशंस का ही। तो उसमें मैंने नोट किया, बरिंद्र कुमार घोष जो अनुशीलन समिति के फाउंडर थे,
जिन्होंने हाँ बमों की दिवाली मना दी थी 2 साल कलकत्ता में, 90 या 100 ब्लास्ट करा दिए थे 1906 से 1907 में। अलीपुर बॉम्ब केस में उनको जेल में डाला गया था और डेथ सेंटेंस दिया गया था जिनको, जो मर्सी पिटिशन मतलब जो प्ली लिखने के बाद उनको अपील पे ये अंडमान भेजा गया, उसके बाद वो अंडमान से एस्केप भी कर जाते हैं 1915 में। बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो भी मर्सी पिटिशन लिखे होते हैं, तो वही सेम बंदा एस्केप भी कर रहा है, वही सेम बंदा मर्सी पिटिशन भी लिख रहा है। आपको अगर लगता है कि उनका इंटेंशन ये था कि बाद में जाके ब्रिटिश का पालतू कुत्ता बन जाना है, तो ये तो बहुत बड़ा मिथ है फिर आपका, क्योंकि इन सब लोगों के पास, सावरकर और बरिंद्र कुमार घोष के पास भी सर्वेलेंस लगाई गई थी इनके रिहा होने के बाद भी जेल से। बरिंद्र कुमार घोष बार बार खत लिखते थे कि मैं तो आपको बताता ही हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, तब क्यों आपको हमेशा मेरे पीछे जो है लोग लगाने पड़ रहे हैं मेरा स्टेटस लेने के लिए। और उसके बाद भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कहा गया कि हमने बरिंद्र कुमार घोष को छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं दिखाती कि उसने कुछ भी जेल टर्म से सीखा। और यही स्टेटमेंट सावरकर के लिए बार बार 13 साल के इस ड्यूरेशन में दिया गया है, 4-5 बार तो दिया ही गया है। और सावरकर मल्टीपल असैसिनेशंस में इन्वॉल्व दिखते हैं हमको, इवन रिहाई के बाद, जेल रिहाई के बाद। ये कौन सा क्या नाम था, हॉटसन गोगटे वाला, हाँ एक वो है, एक ये भी है, स्वीटलैंड करके एक है। फिर एक पृथ्वी सिंह आजाद का एक केस आता है जिसमें पूरा अभिनव भारत के ही मेंबर्स थे और नारायण राव सावरकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये HSRA के लोगों ने मिलकर करा था अभिनव भारत के साथ, एक बहुत ही हिस्टोरिक वो भी केस है जो कि मैं किताब में इन सबको बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो सावरकर तो पूरे टाइम ही उन्होंने, जैसे उनका जब 1934 में स्विट्जरलैंड केस होता है तो उनके घर की छानबीन करी जाती है, तो जहां जहां रेवोल्यूशनरी अटैक्स हुए हैं वहां का उन्होंने एक मैप पे मार्क कर रखा है कि यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है। और थ्रू आउट श्रद्धानंद करके एक अखबार में वो लिख रहे थे, उसमें वो थ्रू आउट ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और रेवोल्यूशनरीज का सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो रेवोल्यूशनरी आपके हिसाब से खत्म हुआ है, मुझे तो नहीं दिखता बिल्कुल भी। पूरा एक लंबे चौड़े इतिहास में वो रेवोल्यूशनरी कभी खत्म ही नहीं हुआ। वो एक जैसे 23 साल के ही रह गए पूरे टाइम। 50 के भी थे तो भी 23 साल के ही थे, 60 के हुए तो भी 23 साल के ही थे वो। अच्छा, इसमें एक केस मदन लाल ढींगरा वाला भी आता है कि मदन लाल ढींगरा इनसे मिलते हैं, सावरकर से मिलते हैं जब वो अपना ऑपरेशन करने जा रहे होते हैं, और उनकी जो मीटिंग होती है, मदन लाल ढींगरा और सावरकर की जो मीटिंग होती है, वो भगत सिंह देखते हैं। एंड भगत सिंह लिखते भी हैं इसके बारे में, और भगत सिंह कहते हैं कि जब मैं इन दोनों को गले मिलते हुए देख रहा था तो मेरी आंखों में आंसू थे, और मैं अपने मन में ये सोच रहा था कि जब 2 रेवोल्यूशनरी मिलते हैं तो कैसा लगता होगा। वो ऐसा ही लगता होगा जैसा ये हो रहा है, मदन लाल ढींगरा और ये मिल रहे हैं जैसा। तो भगत सिंह एक्चुअली वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय सावरकर। तो थोड़ा भगत सिंह के बारे में और सावरकर के बारे में आप थोड़ा बताइए। तो इनफैक्ट लोग कहते हैं कि सावरकर ने अपने आप को खुद ही वीर बुलवाया। तो मैं कहूँगा वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंसेस जब सावरकर को वीर बोला गया, जिस साल शायद तब तो लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर भी नहीं आई थी, 1926 में शायद आई थी वो किताब। भगत सिंह ने खुद से 1924 में सावरकर को वीर सावरकर कहा है। कहाँ पे? राइटिंग है, एक मतवाला करके एक मैगजीन है, उसमें लिखते थे वो। हाँ। तो उसमें लिखा है उन्होंने कि वीर सावरकर, द ब्रेव हार्ट वीर सावरकर, ऐसा कुछ करके कि ग्रेट, बहुत बार लिखा है उन्होंने। हाँ, ग्रेटेस्ट एनार्किस्ट और ये सब चीजें सावरकर के बारे में। और फिर जब उनकी पुस्तक बैन हो गई थी सावरकर की, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो लोग उसको छुप छुप के ऐसे कहीं से प्रोक्योर करके पढ़ते थे। तो भगत सिंह बहुत परेशान थे, मुझे ये किताब पढ़नी है, क्योंकि सावरकर के बारे में हलचल तो थी, सब जानते थे नाम इंडिया में कौन है सावरकर। तो जब उनको किताब मिली तो उन्होंने उस किताब की बहुत तारीफ की। एक लाइब्रेरियन के अकाउंट से हमको पता चलता है, वो लाइब्रेरियन कहता है, जब वो लाहौर में रहते हैं भगत सिंह, नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लाइब्रेरियन रहते हैं, वो कहते हैं भगत सिंह बहुत परेशान रहते थे सावरकर की पुस्तकों को पढ़ने के लिए। और फिर जब उन्होंने लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर जब उन्होंने पढ़ी, तो उन्होंने बोला कि ये जो छलांग है, ये एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत ही रोमांचित करने वाली छलांग है, और इससे हर रेवोल्यूशनरी को प्रेरणा मिलेगी जो सावरकर ने मार्सेल्स में लगाई। तो और इवन उनकी जो जेल डायरी मिलती है हमको, तो जेल में तो अपने दिन गिन रहे थे एक तरह से किताबें पढ़ के। एग्जैक्टली।
तो आखिरी पलों में भी उन्होंने सावरकर की किताब पढ़ी। हाँ, इस पे मैं आना चाहता था कि भाई आपको बताया गया, आपको केवल एक ही किताब बताई गई कि भगत सिंह जेल में केवल लेनिन को पढ़ रहे थे, जबकि सच ये नहीं है। वो लिख भी रहे थे अपनी डायरी में, सावरकर के बारे में उन्होंने लिखा, उन्होंने सावरकर की 1857 वाली जो बुक थी वो भी पढ़ी। रादर वो अपने साथ ही रखते थे कि भाई इसको पढ़ना, जेल में ऑल द टाइम दैट बुक वाज विद हिम। तो आप लेनिन की बुक पढ़ रहे थे भगत सिंह, इसलिए आपने उनको कम्युनिस्ट बता दिया। सावरकर की बुक पढ़ रहे थे तो आप हिंदूवादी क्यों नहीं, हिंदूवादी क्यों नहीं बता रहे फिर? मैं प्रोत्साहित करूंगा लोगों को कि जाके खुद से भगत सिंह का एक ऐसे था बचपन में जो उन्होंने, जिसमें हिंदी लैंग्वेज बोलने पर बात की है कि टू मच उर्दूवाइजेशन हो रहा है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम्स हैं ये क्यों अपने को एलियनेटेड समझते हैं इंडियन कल्चर से, उस पे एट लेंथ उन्होंने लिखा है, तो जाके पढ़ना चाहिए। तो क्या उसका आर्टिकल का नाम बताइए, अगर कुछ लोग सर्च कैसे करें उसे? मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे इसको आज डाल दूंगा, डाल देना भाई, हम भी नीचे पिन कमेंट में डाल देंगे इनके ट्वीट को। हाँ, तो वो बहुत बेहतरीन आर्टिकल है भगत सिंह का, तो अब उससे वो संघी भी लग सकते हैं। तो उस समय के मार्क्सिस्ट थोड़ा अलग थे, आज की ब्रीड नहीं थी ना, नेशनलिस्ट थे वो। नहीं, इसमें मैं कई बार जो लोग ये बोलते हैं कि भगत सिंह वाज अ मार्क्सिस्ट और ही वाज अ कॉमरेड, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भाई 1925 के आसपास ये आ गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आ गई थी, तो भगत सिंह ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्यों ज्वाइन नहीं की? व्हाई डिड ही ज्वाइन HRA? उसको सोशलिस्ट रिपब्लिक बना दिया, ठीक है, क्योंकि देश के हालात भी सोशलिस्ट वाले, तो उन्होंने कम्युनिस्ट रिपब्लिक नहीं बनाया, सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाया। कम्युनिज्म और सोशलिज्म लगते सेम होंगे पर होते अलग हैं। तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्यों ज्वाइन नहीं की? या फिर वो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला क्यों ले रहे थे? वो तो हिंदूवादी थे। हाँ। या फिर वो जिस स्कूल में पढ़े वो तो हिंदूवादी था। हाँ, आर्य समाजी वो था, स्कूल था। तो और वो ये भी गीता का एथीस्ट बताते हो आप उन्हें कि वो एथीस्ट थे, वो पर गीता हर वक्त अपने साथ रखते थे। इतना तो गांधी जी अपने साथ गीता नहीं रखते थे जितना भगत सिंह रखते थे। तो सारे पॉइंट्स आपके इनवैलिड हो जाते हैं, बट आपने ब्रांडिंग ऐसी कर दी है कि भगत सिंह तो कम्युनिस्ट थे और भगत सिंह तो एथीस्ट थे। और आपने एक बुक भी लिखवा दी है, Why I am an Atheist, जबकि वो बुक आप देखो जहां पे भी भगत सिंह की जितनी भी सारी चीजें रखी हुई हैं, इस बुक का ट्रैक ही नहीं मिलता वहां पे। अच्छा, ओके। Why I am an Atheist जो है वो उसका ट्रैक ही नहीं है वहां पे, जहां पे भगत सिंह का पूरा संग्रहालय बना हुआ है। ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ये चीज मैंने पढ़ी हुई है कहीं पे। मेरे को भी लिंक निकाल के डालना होगा, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो ये ट्विटर थ्रेड बन जाएगी हम लोग की, बिल्कुल सजेस्टेड रीडिंग का हम लोग पूरा डालते जाएंगे, कहाँ पे क्या पढ़ना है आपको। ये मैंने एक्चुअली पढ़ा था, मैंने कहा ये क्या बवंडर है, ये तो है ही नहीं वहाँ पे। और ये आई थिंक जयपुर डायलॉग में भी इसके बारे में एट लेंथ बात हुई है कि व्हाई आई एम एन एथियस्ट जो है वो भगत सिंह ने एक्चुअली लिखी नहीं है। ओके, तो उसके ऊपर भी शायद हमें शोध करना चाहिए। मैं आउटराइटली ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि वो नहीं लिखी है, बट उसके बारे में मैंने ऐसा कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है जिसके बारे में हमें और शोध करना चाहिए एक्चुअली। बिल्कुल। हाँ, तो भगत सिंह सावरकर को इतना मान रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस सावरकर को इतना मान रहे हैं। हाँ। गांधी और सावरकर के बारे में भी हम गांधी के पर्सपेक्टिव से सावरकर क्या थे वो भी देख लेते हैं एक बार। तो गांधी और सावरकर का कोई आइडियोलॉजिकल मैच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ों में गांधी मानते हैं, सावरकर उन्हीं वैल्यूज़ का विरोध करते हैं। सावरकर को वैल्यूज़ बहुत खोखली लगती हैं। तो सावरकर की बेसिकली जो मोरालिटी की कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेटेजिक है कि जैसा मौका पड़ेगा वैसा हम देखेंगे हमको क्या करना है। और उसका ओवर आर्किंग एम्फेसिस रहेगा कि हमको इंडियन फ्रीडम चाहिए, और धार्मिक वॉर हमारा यही है इस समय कि हमको इंडियन फ्रीडम चाहिए, और भारत माता का ये जो लैंड है इसमें कोई भी पार्टीशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और जब तक हम ब्रिटिशर्स के अधीन हैं तब तक वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर।
और जब तक ये वॉर है तब तक हम केवल और केवल सोल्जर्स हैं। अब यहां पे हमको अपनी जान देना, भूख हड़ताल करना, ये अगर कोई सोल्जर करेगा तो कितनी बड़ी मूर्खता लगेगी कि लड़ाई नहीं कर रहा है, खाना छोड़ दे रहा है या फांसी पे लटक जा रहा है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि आराम से लोग पीछे छुप के लड़ रहे थे, गोली वोली चला रहे थे, फिर एक सैनिक आता है, एकदम से खड़ा होता है, बोलता है माँ शक्ति देना माँ, और करके भागने लगता है। सुनील शेट्टी कह रहे कि भाई मुझे क्यों तोड़ा, माँ शक्ति। तो ये सावरकर को कहीं भी प्रैग्मेटिक ये चीज नहीं लगती थी यार, ये क्या फेटिश है कि भूखे मर जाएंगे हम, फांसी पे लटक जाएंगे। फांसी पे लटकना इज अ गुड थिंग, इट्स एन इंस्पिरेशन, बट आप खुद से वही जब चाह रहे हो, मतलब एक तो जीवन निकल गया आपका रेवोल्यूशनरी लिटरेचर पढ़ने में, रेवोल्यूशनरी टेक्निक्स जानने में, फिर एकदम से आपको लगता है कि आपकी कंट्री में अगर जरूरत नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं। भगत सिंह अगर जीवित रहते तो बहुत कुछ आगे करते। बिल्कुल। और भगत सिंह जैसे रेवोल्यूशनरी भी उसके बाद कभी नहीं हुए। तो सावरकर की मोरालिटी इमोशनल नहीं है, गांधी की इमोशनल है। आप देखिए पूरी तरह से कि जब तक देश में प्यार नहीं उत्पन्न होगा तब तक हिंदू और मुसलमान एक तरह से नहीं सोच पाएंगे, और जब दो भाइयों में ही लड़ाई हो रही हो तो फिर इस घर का अधिकार कैसे हम ले पाएंगे, है ना, किसी भी एक शासक से। तो और आप देखोगे कि गांधी अपने फास्टिंग में बिलीव करते थे, सावरकर जेल में कहते थे अरे अंग्रेजों का खाओ, मोटे ताजे हो जाओ, और जब मौका आएगा तब लड़ना इनसे। गांधी किसी भी तरह की वायलेंस को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते थे, उनका एक नॉन वायलेंट स्टैंड था इसको लेकर के। और सावरकर क्योंकि थ्योरी ऑफ पावर में बहुत ज्यादा मानते थे कि पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, सशक्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनका पूरा एम्फेसिस रहता था कि भाई अगर बातों से हो जा रहा है तो बात करके सलटा लो कोई भी चीज, पर अगर बात से नहीं हो रहा और सामने वाला अग्रेसर बन के आया है तुम्हारे सामने, तो युद्ध करना तुम्हारे लिए इंपेरेटिव है, कोई ऑप्शन नहीं है ये कि अब क्या करना है, इसमें क्या करना चाहिए। गांधी जी से एक बार पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए, गांधी जी से पूछने का ये विषय ही नहीं है। तो सावरकर के मन में कोई मलाल नहीं थे, ये कंट्री वॉरिंग स्टेट में है। भाई हमने अपने आप को अगर बचाया, अगर एक तरीके से देखें तो ये वॉर्स ही हमें बचा पाई हैं, चाहे फिर वो बप्पा रावल से आप शुरू कर लो, चाहे आप कहीं से भी उसको शुरू कर लो। अगर हम लड़ते नहीं तो हम तो अब तक इस्लामिक हो चुके होते ना। वॉर इज पीस वाली बात है। एग्जैक्टली, वॉर इज पीस एक्चुअली। अभी ये आपने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, ये वॉर की, बट दैट वाज टू एस्टैब्लिश पीस। ऐसा तो नहीं है कि वो, मतलब मैंने भयंकर गांधीवादी लोग देखे जो कह रहे थे भाई अच्छा किया। मैंने कहा यार तू तो गांधीवादी है, तू कैसे, मतलब अच्छा किया कैसे, कितनी, ये तो अच्छा ही है ना। मैंने कहा फिर तो गांधी की वैल्यू पे तू खड़े होके कर दे रहा है भाई, गांधी की वैल्यू तो ये नहीं है। अमी गनात्रा जी का एक ट्वीट याद आ रहा है मुझे। वो कहते कि मतलब एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, राइडू कहते हैं। एक तो बच जाएगा लास्ट में जिसकी आंख नहीं फूटेगी। क्या बात कर रहे हो, झूठ है ये, थियरी गलत है। हाँ। तो उस पे वो कहती है कि ठीक है मैं तेरी फोड़ देती हूँ, तू मेरी मत फोड़ियो। हाँ तो वही बात है ना, मतलब मैं एक्चुअली वो इंसिडेंट ढूंढता हूँ इतिहास में जब गांधी जी को किसी ने थप्पड़ मारा और गांधी जी ने कहा ले ले इस पे भी मार, इस पे भी मार। एक नहीं मिलता है मेरे को, वो बस बोलते थे ऐसा। जब उनको एक्चुअली गोली मारी गई तो उन्होंने 15,000 मरवा दिए। मेरे को तो ये दिखता है गांधीवादियों ने ही मारा ना। हाँ। पहली मॉब लिंचिंग करी है। हाँ? आजाद भारत की जेनोसाइड बोलते हैं उसे। हाँ? मॉब लिंचिंग नहीं थी वो, नहीं मॉब लिंचिंग जो आज नैरेटिव चल रहा है, नारायण राव सावरकर की तो मॉब लिंचिंग ही करी थी, ओवरऑल तो जेनोसाइड ही किया था ऑफ कोर्स। हाँ तो 15,000 लोगों को आपने नॉन वायलेंट तरीके से मार दिया भाई साहब। तो फिर आप कहते हो हम अहिंसा के पुजारी हैं। तो ये फिर आप कहते हो कि देश में आर्मी की कोई जरूरत नहीं है। आपकी आर्मी ने जो 15,000 लोग मार दिए उनका क्या? तो आप कितने लेवल पे हिपोक्रेट हो वो आपको खुद को नहीं दिख रहा है। हम जब रेट्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है अबे ये सब भी करके बैठे हो तुम। हाँ तो वो रेट्रोस्पेक्ट में हम आज बोल पा रहे हैं, उस टाइम के तो लोगों ने बोला तक नहीं। इसको 15,000 लोग मरवा दिए, इस बात को तो आपने कहीं गड्ढे में दबा दिया, किसी लोगों को पता तक नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स आपने सारे डिस्ट्रॉय कर दिए उसके। ऐसा आपको
पता तक नहीं है ऐसा कुछ हुआ। अच्छा, इसमें हम एक वो और मैं जानना चाह रहा था कि सावरकर पॉलिटिक्स में आ गए, ठीक है। अब जब सावरकर पॉलिटिक्स में आ गए तो उस टाइम पे सावरकर की एक अच्छी खासी हाइप थी, लेकिन सावरकर अपनी पार्टी को कभी जिता नहीं पाए। हाँ, क्यों? तो जिताने का तो इलेक्शन से ही आपका संदर्भ है 46 के, है ना। तो 43 के बाद तो सावरकर के हाथ में प्रेसिडेंटशिप भी नहीं थी हिंदू महासभा की, उनको हार्ट अटैक और ये सब प्रॉब्लम्स आने लगी थी, तो उन्होंने प्रेसिडेंटशिप छोड़ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दे दी। और उस समय कांग्रेसवादी हिंदू महासभाइट्स और जो प्रॉपर सावरकराइट्स थे उनमें फूट हो गई थी, तो पार्टी काफ़ी वीक भी पड़ गई थी। तो वो तो चलिए अलग रीज़न है, लेकिन ये भी सच है साथ साथ कि हिंदू महासभा एक तरह से बिल्कुल भी इनफेक्टिव पार्टी उस समय हो गई थी जब सावरकर ने 1937 में उसकी कमान संभाली थी। और इमीडिएटली वो इतना पॉपुलर हो गए कि जिन्ना और इसके ये गांधी के स्टैचर के बराबर आ गए। हाँ, ऑल्दो न्यूमेरिकली नहीं, न्यूमेरिकली तो मुस्लिम लीग से कह लीजिए 1/10 ही रहे होंगे स्ट्रेंथ में हिंदू महासभाइट्स इवन। तो हमको ये पावर इक्वेशन समझनी पड़ेगी, तभी हम समझ पाएंगे कि सावरकर के लिए क्या क्या चैलेंजेस थे। तो सावरकर के लिए तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ही हिंदू मिलिटराइजेशन था उस समय। तो इस पे एक तो जीवी केतकर कहते हैं जो तिलकाइट रहते हैं, सावरकर के सीनियर भी रहते हैं आई गेस, तो वो कहते हैं कि कैम्ब्रिज ऑडियो लाइब्रेरी में एक इंटरव्यू है, उसमें ये कहते हैं कि जो सावरकर का जो हिंदुत्व है वो बहुत ही जनरल हिंदुत्व है, उसमें कोई जैसे स्टिकी मतलब एक बाइंडिंग वाली फील नहीं है। गांधी ऐसा प्रोजेक्ट करते थे कि सब कुछ सही है, सब कोई सौहार्द है सब में, तो लोगों को वो ज्यादा ट्रस्ट करने में आसानी होती थी, क्योंकि युद्ध तो किसी को नहीं पसंद था उस टाइम पे। भाई अगर प्यार से काम चल जा रहा है तो युद्ध क्यों? पसंद नहीं है एक्चुअली। हाँ, बट रियलिटी तो यही है। रियलिटी तब भी यही थी, रियलिटी आज भी यही है। एब्सोल्युटली। तो सावरकर एक तो एंटी कास्ट वाली पोजीशन उन्होंने ले ली थी, और जनता जनरली ट्रेडिशनल होती है, इतनी रेडिकल नहीं होती है। तो हिंदुओं को भी, कई लोगों को इसी से सोशल व्यूज से ही सावरकर की परेशानी थी, तो जो उस बाउंड्री को ट्रांसेंड कर लिए वो हिंदू महासभा मूवमेंट से जुड़ गए, और जो नहीं कर पाया उसके लिए गांधी ही ठीक थे, क्योंकि कास्टिस्ट वाला वो जो पोजीशन उनकी पूरी रहती थी कि मतलब ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशंस उनका महत्व है। और आई थिंक वो कुछ हद तक वो बात सही भी है कि जो वर्णाश्रम धर्म है वो एज सच इंटरनली गलत नहीं है, मतलब जो आज की डेट में उसका परवर्जन, जो करप्शन हो गया है कुछ सालों से, उस पे आप जो है रिएक्ट कर रहे हो बेसिकली। पर गांधी वर्ण व्यवस्था में नहीं मानते थे, गांधी जाति व्यवस्था में मानते थे, और इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूँ। मैंने इस पे एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई। मतलब जो गांधी के व्यूज थे, तो गांधी के व्यूज मतलब ऐसे थे कि वो कहते कि अगर ये व्यक्ति इस परिवार में पैदा हुआ है, इस परिवार का ये पर्टिकुलर काम है, तो वो उस ही काम को करे। वर्ण व्यवस्था ये नहीं कहती। वर्ण व्यवस्था ये कहती है कि आपका अगर इंटरेस्ट है इस काम को करने में, तो आप उस काम को करने के लिए जा सकते हो। अगर कोई व्यक्ति है जो जूते गढ़ता है या कोई मटके बनाता है, उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में लगता है, तो वो फिर आगे पढ़ के विद्वान होके ब्राह्मण बन सकता है। तो वर्ण व्यवस्था तो ये है। गांधी कहते थे अगर आपका काम कुम्हार का है, आप घड़े बनाते हो, तो आप घड़े ही बनाओगे। आइडियल भंगी करके एक गांधी का आर्टिकल था, आइडियल भंगी था या ऐसे ही करके, मतलब, और उसके ऊपर अंबेडकर ने बहुत भयंकर रिबटल दिया था गांधी को। आइडियल भंगी में गांधी पता है क्या लिखता है? गांधी लिखता है कि एक व्यक्ति आइडियल, इस मतलब मैं ये जाति सूचक शब्द नहीं बोलना चाहता, बट गांधी ने लिखा है तो मेरे को बोलना पड़ रहा है। मतलब अगर कुछ बोलना है तो मेरे को मत बोलना, गांधी को बोलना भाई, उन्होंने लिखा है। तो उस आर्टिकल में गांधी लिखते हैं कि एक आइडियल भंगी वो है जिसको टॉयलेट का समझ में आए कि वो उसको सैनिटाइज कैसे कर सकता है, उसको साफ कैसे कर सकता है, उससे खाद कैसे बना सकता है। ये एक आइडियल भंगी है, और मैं इसको ब्राह्मणों से ऊपर मानता हूं, लेकिन काम जो है इसका बेटा यही करेगा।
मानता मैं अपने मन में बेशक ब्राह्मणों से ऊपर मान रहा हूँ, पर एक आइडियल भंगी का बेटा भी यही काम करेगा। ये गांधी की सोच है। इस पे अंबेडकर लिख रहे हैं, भाई ये वर्ण व्यवस्था नहीं है, ये जाति व्यवस्था है। जाति में जो पैदा हुआ वो काम कर रहा है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, आप तो बहुत घटिया काम कर रहे हो। अंबेडकर ये लिख रहे हैं गांधी के ऊपर यहाँ पे। तो एक्चुअली गांधी के थॉट्स यही थे। गांधी के थॉट वर्ण व्यवस्था वाले नहीं थे बिल्कुल भी, जाति व्यवस्था वाले थे। तो चलिए, तो डिबेट में नहीं, डिबेट नहीं है तो खुद गांधी खुद कह रहे, गांधी को पता ही नहीं। एक्चुअली क्या है ना, गांधी को हिंदू दर्शन के बारे में नॉलेज नहीं थी। वो हिंदू के सबसे बड़े नेता बन गए और महात्मा भी उन्हें बोला जाने लगा, बट एक्चुअली उन्हें हिंदू दर्शन के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो वो वर्ण व्यवस्था में भी कंफ्यूज थे, वो जाति व्यवस्था में भी कंफ्यूज थे, वो कुछ भी बोल देते थे। मतलब वो कई बार ऐसा करते थे कि गीता को कोट करते थे, वो गीता में लिखा ही नहीं होता था। या फिर वो कई बार ऐसा होता था कि उनका जो स्टैंड है किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, वो गीता के विरोध में जा रहा है। तो लोग कहते कि गीता तो ऐसा बोलती है, वो कहते नहीं गीता को छोड़ो, मेरा वाला ज़्यादा सही है। तो इस तरीके की चीज़ें भी वो करते थे। तो गांधी जी का बेसिकली हिंदू दर्शन स्ट्रांग नहीं था, रादर उनका वो पहले टॉलस्टॉय को अपना गुरु मानते थे। है ना, जब वो साउथ अफ्रीका में थे, ही यूज्ड टू कंसिडर टॉलस्टॉय हिज गुरु। उनका टॉलस्टॉय का भी दर्शन सही नहीं था एक्चुअली। वो जो टॉलस्टॉय जो थियरीज देते थे, गांधी उन पे भी सटीक नहीं बैठते थे। गांधी जी जो रेसिज्म करते थे, मतलब वो उन्होंने यहाँ तो करी, मतलब यहाँ तो जातियों के साथ तो रेसिज्म जो थी उनकी वो थी। मतलब ये आइडियल भंगी जैसे आर्टिकल लिखना, ये रेसिज्म ही है मेरे हिसाब से। तो इधर से जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो वो ब्लैक्स के साथ करते थे। वो कहते थे कि इन ब्लैक्स को आप निग्रो लिखते थे, वो हमेशा ब्लैक्स को निग्रो लिखते थे, या नहीं काफिर लिखते थे, काफिर। ब्लैक्स को काफिर लिखते थे वो। तो इन काफिरों को आप हमारे साथ क्यों रखते हो, वी आर हायर रेस देन देम। ये गांधी जी के कोट्स हैं। अभी ये रामचंद्र गुहा जो है वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, जब तक 30-31 साल के थे गांधी जी तब तक थोड़े से रेसिस्ट थे, उसके बाद नहीं थे। 1945-46 तक गांधी जी मतलब मरने से 1-2 साल पहले तक भी गांधी जी के इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं जहाँ पे उनका रेसिज्म दिखता है। जातियों के विरुद्ध दिखे, लोगों के विरुद्ध दिखे, वो एक अलग मैटर हो सकता है, पर उनका रेसिज्म दिखता है। तो ये तो नहीं कहना चाहिए भाई बिल्कुल भी कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था में मानते थे, नहीं मानते थे। प्यार उनका लेकिन केवल एक कम्युनिटी से था। हाँ, वो भाई उनको काफिर बोल देते थे भाई, बेचारे ब्लैक्स को काफिर बोल देते थे वो। तो खुद को काफिर नहीं माना। अरे वो तो अलग बात है। अच्छा मेरे को ये बताओ, प्यार तो काफिर ही होता है वैसे। नहीं, प्यार काफिर होता है वो तो ठीक है। मेरे को ये बताओ कि गांधी जी को मतलब उस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से दोजख मिला होगा या जन्नत? कुरान तो कई बार पढ़ लिए थे ना मंदिरों में। हाँ, मंदिरों में तो पढ़ लिए थे, पर मंदिरों में मूर्ति होती है, वो शिर्क हो गया। तो शिर्क करने की सजा तो मतलब दोजख है, जलाया जाना चाहिए। तो दोजख या जन्नत? मंदिरों में कुरान पढ़ते थे ना, पर मंदिर में शिर्क भी होता है ना। उसी मंदिर में राम का नाम भी लेते थे, फिर ये भी बोलते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। सम्मति भगवान नहीं देनी है। तो इस पे तो क्या कहते हैं, मोहम्मद अली ने ही शायद कहा था ना खिलाफत मूवमेंट पे कि गांधी चाहे हमारे जितना तरफदारी कर ले पर हमारे लिए तो काफिर ही रहेंगे। अभी यही सेम बात रवीश कुमार के लिए जाकिर नायक ने बोली। जाकिर नायक से पूछा गया कि मतलब रवीश कुमार जैसे जो लोग हैं वो वैसे तो मुसलमान नहीं हैं, पर वो मतलब मुसलमानों की तरफदारी बहुत करते हैं, तो ऐसे लोगों को जन्नत मिलेगी या दोजख? तो जाकिर नायक ने कहा कि हल्की दोजख मिलेगी तो दोजख ही, थोड़ी हल्की मिल जाएगी, आग थोड़ी कम गर्म होगी। तो दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग कि गांधी जी को दोजख मिली होगी कि जन्नत मिली होगी। कंफ्यूजन में ही आखिरी वर्ड हेराम तो नहीं बोला उन्होंने। हाँ, ये भी हो सकता है, पर हेराम पे भी कंट्रोवर्सी है एक्चुअली कि बोला कि नहीं बोला, बोला है कि नहीं बोला है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ और बोला है, हरा।
ओह ऐसा भी हो नहीं, ये वाला तो नहीं सुना मैंने, पर मैं कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर कि बोला है कि नहीं बोला है तो पता नहीं, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि बोला है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इन्होंने बना दिया है हिंदूवादी नेता की छवि बनाने के लिए, तो पता नहीं। ठीक है, हिंदूवादी नेता तो थे ही वो, हाँ, पर हिंदुओं को सिखाते थे कैसे मरना है मुस्लिम। ये बात भी सही है, हिंदुओं को सिखाते थे कैसे मरना है। तरफदारी तो पूरी हिंदुओं की करते थे। देखिए हाँ, लड़ आप ही की तरफ से रहा हूँ, पर ये कैसा मेरी तरफ से है बे? अबे हमें मरवाए जा रहे हो बे। बेटा ये कौन सा दोस्त है जो कुएं में बोलता है कूद जाओ। अलग चल रहा है गांधी जी का, अलग सिस्टम ही अलग था, मुझे समझ में नहीं आया वो कैरेक्टर में। कई बार समझने की कोशिश करता हूँ, मतलब पर मेरे को समझ, मतलब वो 1906 में, आई थिंक 1906 में बोलते हैं कस्तूरबा को कि अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए स्त्री और पुरुष का एक साथ सोना सही नहीं है। फिर उसके बाद मल्टीपल विमेन के साथ वो मतलब सहचर होते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली तो क्या है के प्रयोग में वो मेरे को समझ में नहीं आया कि असली टेस्ट वही है, हाँ, ब्रह्मचर्य का। तो पर ये अपनी पत्नी के साथ भी तो किया जा सकता था, अपनी पोती के साथ ही करना जरूरी था। इस पे जाना चाहिए, इस टॉपिक पे रहने देते हैं। हाँ। मतलब ये टॉपिक पे मैं पूरी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाना या पूरी लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ भाई। एक एक चीज़, मतलब एक शायद पंजाब की राजकुमारी थी, उन्होंने लिखा है कि गांधी जी का आश्रम ऐसा लगता था जैसे कोई रावण का हैरम हो। बाप रे, ये तो मैंने भी नहीं देखा अभी तक। हाँ, देखा तो हमने भी नहीं है, हम भी चाहते हैं देख ले। कोट अच्छा कोट। आश्रम तो खैर मनुबेन के जो फादर थे वो भी नहीं देख पाए थे। हाँ, उनको बाहर से ही विदा कर दिया था कि अब आप जाओ, मनुबेन छोड़ दी, अब जाओ। 1942 में 1946 में आई थिंक प्यारेलाल को गांधी जी पत्र लिख रहे थे एक, जिस पत्र में उन्होंने कहा कि मतलब मनुबेन जो है मेरे साथ सोती हैं एंड शी स्लीप्स कंप्लीटली नेकेड। ये खुद ही लिख रहे हैं वो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद ही लिख रहे हैं। शी स्लीप्स कंप्लीटली नेकेड एंड इन द नाइट शी स्लीप्स वेरी वेल एंड इन द नाइट अराउंड 2 or 3 o'clock आई हैव टू वेक हर अप। अगर कुछ पानी वानी मंगवाना होता है तो मुझे जगाना पड़ता है, अदरवाइज वो बहुत अच्छे से सोती हैं। इस तरीके से चीज़ें हैं। या फिर कई महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में नहाने की बातें आती हैं वहाँ पे। अब इसको इस तरीके से बना दिया जाता है कि भाई गांधी जी तो मतलब ही वॉज जस्ट टेस्टिंग, ये मतलब बहुत बहुत पवित्र था। मेरे को पवित्रता दिखी नहीं अभी तक। मैं या तो मेरी नजरें खराब है भाई, पर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, जो कि बहुत अंडरलाइंड टॉपिक है जिसको हटा दिया गया। कांग्रेसी खुद इस बात से बहुत खफा रहते थे गांधी जी से। हाँ, सरदार पटेल काफी गुस्से में लेटर्स लिखते थे उनको। हाँ, कि ये क्या कर रहे हो गांधी जी यार आप। हाँ। और दूसरी बात, जब गांधी जी ने कहा कि नहीं अब मुझे पूरे विश्व को बताना चाहिए अपने उसमें पत्रिकाओं में लिख के कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो गांधी जी ने तो मतलब वो पत्रिकाएं जलवाई हैं। और गांधी जी ने कह रहा हूँ मतलब ये सरदार पटेल ने तो कहा कि भाई ये सब कुछ नहीं छपेगा यहाँ पे, ये क्या कर रहे हो गांधी जी आप। कांग्रेस की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी ये सब कुछ करोगे तो आप। तो यहाँ बहुत तगड़ी तगड़ी कंट्रोवर्सीज है उस पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड। तो चलो उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में 100% बनाऊंगा भाई। मैंने बहुत पढ़ा है भाई, इस इंटरेस्ट का विषय है। अरे मेरे इंटरेस्ट का विषय तो नहीं है, मैं तो पर ये एक्चुअली लोगों को पता होना चाहिए हु वाज योर महात्मा। जैसे ये जाति वाला जो था या रेसिज्म वाला जो था वो एक्चुअली लोगों को नहीं पता, बट यू शुड नो हु वाज योर महात्मा। करेक्ट। तो ये मतलब आपका सबसे आइकॉनिक फिगर है भाई, पूरा विश्व आपको गांधी के नाम से जानता है। तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली गांधी जी ने क्या क्या किया है, और हर चीज पे विमर्श होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। इनफैक्ट ये जो ब्रह्मचर्य वाला है, इस पे भी शायद प्रखर जी का एक वो 4था नंबर चैप्टर वो बहुत बढ़िया उसमें शॉर्ट में दे दिया है। बहुत छोटा लिखा गया है, अदरवाइज उसमें किताबें लिखी जा सकती है, इतना बड़ा टॉपिक है। करेक्ट। मतलब लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू चाहिए गांधी का, ये जो डार्क साइड
या मतलब जो एक जिसका डार्क साइड तो कुछ होता नहीं, जैसे मतलब एक ऑनेस्ट अजम्पशन, एक एस्टिमेट करना है उनका, तो किताब में कम्प्लीटली जो आपको अनटच्ड साइड है अभी तक हिस्ट्री बुक्स में, वो हेराम में मिल जाएगी मुझे लगता है। मतलब ये क्या प्यारे लाल वगैरह ने तो इसको जस्टिफाई भी किया है वैसे, और कई बहुत सारे ऑथर्स इसको जस्टिफाई करते हैं, बट देन आप करोगे भाई क्या, आपको जस्टिफाई ही तो करना होगा। मतलब आपने एक गांधी जी का फिगर बना रखा है उस तरीके का, तो आपको जस्टिफाई ही करना पड़ेगा, या फिर कांग्रेस आपको कहेगी कि जस्टिफाई करो। सत्ता कांग्रेस के पास है, उसके बाद ही सारे विश्लेषण हो रहे हैं। तो और एक कोई अंग्रेज ऑथर है, वो लिख भी रहा है इसके बारे में कि बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जो जला दिए गए हैं, जो गांधी जी ने लिखे थे अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग के बारे में, जो जला दिए गए हैं या हटा दिए गए हैं, फाड़ दिए गए हैं, मतलब इस तरीके की चीज़ें हुई हैं उन लेटर्स के साथ। तो वो ये भी लिख रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी हिस्ट्री में छुपी हुई हैं, जिनके बारे में चर्चा भी होनी चाहिए, उसके बाद बारे में डॉक्यूमेंट्रीज भी बननी चाहिए, और लोगों में विमर्श पैदा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपके क्या आइकॉन्स ने क्या क्या किया है। हम तो आइकन मानते हैं गांधी जी को, पढ़ना चाहते हैं उनके बारे में। बिल्कुल। आप मंद मंद क्यों मुस्करा रहे हो भाई साहब? नहीं, बात सही है आपकी। जैसे गांधी का बहुत मैसिव इम्पैक्ट है इंडियन पॉलिटिक्स पे, और आज भी अगर वो हमारे राष्ट्रपिता हैं है ना भाई। 2012 की बात है, जब एक आरटीआई लगाई गई थी और पूछा गया था कि महात्मा गांधी जो हैं वो राष्ट्रपिता हैं कि नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि नहीं है। अब बाकी पता नहीं भाई साहब हमें। पाकिस्तान के वो तो खैर चलो छोड़ देते हैं छोड़ देते हैं। मतलब वो पता नहीं, मतलब कई लोग मानते हैं ऐसा भी कि अगर गांधी जी कहते कि भाई मेरी लाश पे ही पाकिस्तान बनेगा, तो शायद पाकिस्तान ना बनता। जबकि वो कहते थे इस बात को आजीवन, उन्होंने कहा है। बस जो 3 इंसिडेंट इम्पैक्ट वाले थे, उन्हीं 3 दिन वो चुप रहे, उन्हीं दिन मौन व्रत था उनका, बाकी सब बोलते रहते थे। तो गांधी जी अलग टेंजेंट, मतलब दृष्टिकोण उनका अलग था चीजों को देखने का। हम नहीं समझ पाएंगे कि क्यों। हाँ, मतलब आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, कल कह रहे हैं कि मतलब आज मेरा मौन व्रत है, तो तुम देख लो, जो करना है करते रहो। फिर लेटर लिख के चिट दे देते हैं कि मतलब हमने कुछ बोला है क्या कभी आपके खिलाफ, जो करना करो। फिर नेहरू जी और सरदार पटेल कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान अब इनएविटेबल हो गया है, तो उनको भी मूक समर्थन दे देते हैं कि ठीक है भाई, जो अब तुमने डिसाइड कर लिया है तो ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो वो वाली बात है। अब पता नहीं, मतलब मुझे तो या तो इतिहास मैं गलत पढ़ रहा हूँ या मतलब ये तो सब चीज़ें लिखी हुई है ना, या तो हम गलत पढ़ रहे हैं, या फिर लोग हमें गलत चीज़ें बता बता के कुछ गलती डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, जो लेफ्ट डिस्टोरियंस हैं। तो लोगों को अब खुद डिसाइड करना चाहिए भाई, कौन क्या था, गांधी जी क्या थे, सावरकर क्या थे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी हमारा चर्चा जो थी वो काफ़ी अच्छी रही। कुछ अंत में आप बोलना चाहेंगे तो वो बोलिए, बाकी हम तो बोल ही रहे हैं। जी, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सावरकर के बारे में अभी भी देश में जानकारी थोड़ी कम है, और उसका विस्तार होना ज़रूरी है। और सावरकर को बहुत ज़्यादा अंडरस्टेट किया गया है, उनको वापस से अध्ययन करने की ज़रूरत है। और एक जो उनकी जो छवि है, जिसके बारे में बहुत सारी तरह की बातें हुई हैं, उनके बारे में आपको काउंटर फैक्ट जानने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का काउंटर फैक्ट मौजूद है आज की डेट में। और मैं अपने पुस्तक के माध्यम से प्रयास करूंगा कि जितना ज़्यादा ये सारी चीज़ें कलेक्ट हो पाएँ, और आपको एक क्रांतिकारी स्वरूप सावरकर का, उनके पूरे जीवन में जो चला, वो मैं आपको बता पाऊँ, एक ऐसी कहानी जो लोगों को नहीं पता। धन्यवाद। तो बहुत बढ़िया लगा भाई साहब, आप आए और हमारे साथ एक सार्थक चर्चा हुई। अगली बार किसी और विषय के साथ आपके साथ बैठते हैं, मज़ा आया। बिल्कुल भैया। बाकी नंबर ऑफ व्यूज डिसाइड करेंगे कि आप अगली बार आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। हाय राम हे राम आई डिड नथुराम गोडसे। चलिए, ऑन दैट नोट हम इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आप गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं, सावरकर के बारे में क्या सोचते हैं, आपको भाई की बातों में कुछ पॉइंट लगा या मेरी बात में पॉइंट नहीं लगा, तो मैं कमेंट अगर डिलीट कर
ऐसा लगा आपको कि मेरी बात में दम नहीं, मैं डिलीट कर दूंगा, भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मैं ध्रुव राठी बन जाता हूँ 2 मिनट में। ठीक है, तो ऑन दैट नोट हम इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।